डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन फैंग के अलावा गे गॉर्डन ने शुरू में 5 शिष्यों को अपने साथ लिया था, लेकिन अब केवल झाओ तियान और चेन हाई ही जीवित हैं। उन्होंने भूत राजा संप्रदाय पर हमला करने के लिए मुख्य सेना का अनुसरण नहीं किया। लौटे हुए बुजुर्गों और संप्रदाय प्रमुख ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि गे गॉर्डन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से, यद्यपि वे दोनों संप्रदाय में ही रहे, वे गुप्त रूप से गे गॉर्डन के ठिकाने के बारे में पूछताछ करते रहे और अंततः उन्हें भूत राजा संप्रदाय से कुछ अंदरूनी जानकारी मिली। संक्षेप में, गे गॉर्डन की मृत्यु दोनों संप्रदायों द्वारा अपने शिष्यों की बलि देने में मिलीभगत के कारण हुई थी। हालांकि गे गॉर्डन गायब हो गया था, फिर भी वे विशेष रूप से उसकी जांच करने के लिए दीर्घायु हॉल गए थे। किन फैंग की स्मृति पट्टिका अभी भी मौजूद है, लेकिन उनके गुरु गे गॉर्डन की स्मृति पट्टिका गायब है। अब जबकि संप्रदाय स्थानांतरित होने वाला है, उन दोनों को चुपके से बाहर निकलने का मौका मिल गया और उन्होंने किन फैंग के साथ आगे की योजना पर चर्चा करने की योजना बनाई, या शायद अलग होने से पहले एक आखिरी बार एक दूसरे से मिलने की योजना बनाई। पर्वत द्वार की संरचना के भीतर से लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर चौथे भाई चेन हाई ने आह भरकर कहा, वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई किन शायद आज फिर यहाँ नहीं है। चलिए किसी और दिन आते हैं। इसके बाद और कुछ नहीं होगा। संप्रदाय 3 दिनों में रवाना होने वाला है। हम यहाँ एक दिन इंतजार करेंगे। अगर हमें कोई नहीं मिला तो हम झाओ से चले जाएंगे। तीसरा भाई झाओ तियान लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। छोटे भाई चेन हाई की तुलना में झाओ तियान अपने विचारों में अधिक विचारशील था। ओह अच्छा, चेन हाई ने आह भरी, फिर उड़ती हुई कलाकृति को नियंत्रित करके पहाड़ की तलहटी में उतारा। दोनों ने अपनी आभा छिपा ली और चुपचाप खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। पास ही एक गहरी खाई में ढाल के अंदर छिपे हुए जियाओ युन ने उन दोनों को दीर्घायु तलवार संप्रदाय के सदस्यों के रूप में पहचाना और उसकी आंखों में तुरंत घबराहट भर गई। उसने तुरंत लू शियुवन की ओर मुड़कर पूछा, मामा जी, क्या आप उन दोनों को हरा सकते हैं? क्या हुआ? यहाँ छिपने में बहुत मजा आ रहा है, लू शियुवन ने हैरानी से पूछा, जबकि जियाओ युन चिंतित दिख रही थी। हालांकि जियाओ युन ने यह तो पहचान लिया था कि वे दोनों शेंडन पीक के पूर्व शिष्य थे, लेकिन वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि वे मित्र थे या शत्रु। रात हो गई और चांद और तारे बहुत कम थे। एक आकृति दूर से एक उड़ने वाली नाव में तेजी से आ रही थी और वोनियू पर्वत के पास मौजूद चारों लोगों के चेहरे पर उम्मीद भरी निगाहें दिखाई दे रही थीं। क्या वह छोटा भाई किन है? लगता है ये उसकी शैली है। अभी भी वही लकड़ी की आत्मा वाली नाव है। छोटा भाई किन छिप गया है और संप्रदाय में वापस नहीं लौटा है। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वोनियू पर्वत के नीचे खाई में शियाओ युन उत्साहित दिख रही थी, जबकि लू शियुबिन मुंह फुलाकर बुदबुदा रही थी कि वे थोड़ी देर के लिए ही छिपे थे और फिर वापस आ गए। ये बहुत उबाऊ था। मास्टर वापस आ गए हैं, अब हम बाहर जा सकते हैं। जैसे ही उड़ने वाली नाव वोनियू पर्वत के पास पहुंची और किन फैंग के होने की पुष्टि हुई, शियाओ युन ने राहत की सांस ली। हालांकि ऊपर झाओ तियान और चेन हाई उससे भी तेज गति से आगे बढ़े और किन फैंग का रास्ता रोक दिया। ये देखकर वे दोनों उसके बगल में रुक गए। जूनियर ब्रदर किन, झाओ तियान और चेन हाई, जो इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अवाक रह गए, क्योंकि आने वाला व्यक्ति एक दुबला पतला कमजोर विद्वान था जो अपनी पीठ पर एक लंबा बक्सा लिए हुए था। इसके अलावा नीचे 2 और आकृतियां दिखाई दी जो विद्वान से परिचित प्रतीत हो रही थी और वे दोनों तुरंत सतर्क हो गए। दूसरी ओर किन फैंग भी उन दोनों को यहां देखकर हैरान रह गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने उन्हें पहचान लिया, पर वह नहीं जानता था कि वे यहाँ किस उद्देश्य से आए थे। माहौल असहज था। किन फैंग ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और झाओ तियान और चेन हाई चुप रहे। दोनों ने ही अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं बताया। कुछ देर तक चले गतिरोध के बाद किन फैंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पहाड़ पर मेरा छोटा भाई रहता है। आप यहाँ आए हैं, क्या आप मेरे छोटे भाई के दोस्त बन सकते हैं? झाओ तियान ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति का अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वह शालीन प्रतीत हो रहा था और उसने कोई हरकत करने का इरादा नहीं दिखाया। जो मन में हो बस कह दो। किन फैंग ने सर्वव्यापी तकनीक को बिखेर दिया, उसे उसके मूल रूप में बहाल कर दिया और फिर शांति से अपने 2 पूर्व वरिष्ठ भाइयों की ओर देखा। हाँ, सच में तुम ही हो, छोटे भाई। उस व्यक्ति को जूनियर ब्रदर किन के रूप में पहचानते ही चेन हाई का चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा, लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसका भाव तुरंत गंभीर हो गया। मैं और मेरा तीसरा वरिष्ठ भाई यहाँ गुरुजी के ठिकाने और उनके भविष्य के बारे में पूछने के अलावा किसी और कारण से नहीं आए हैं, क्योंकि यह संप्रदाय अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था।
हालांकि संप्रदाय का स्थानांतरण मात्र था, लेकिन लिंगझोउ जाने के इच्छुक न होने वाले साधकों के लिए यह पेड़ के गिरने और बंदरों के इधर उधर भागने के समान था। अब से उन्हें स्वयं ही अपना बचाव करना होगा। झाओ तियान और चेन हाई में कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया, इसलिए किन फैंग इन दोनों वरिष्ठ भाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। अपने गुरु के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने में उन दोनों की लगन देखकर किन फैंग ने बोलना शुरू किया। हमारे गुरु की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपनी पुत्री सुन युलान का बदला लेने के लिए अपनी जान दे दी। भूत राजा संप्रदाय और दीर्घायु तलवार संप्रदाय इसमें शामिल हैं और संभवतः आत्मा पशु संप्रदाय के भी कुछ अंश मिले हैं। किन फैंग को याद आया कि कुछ समय पहले स्पिरिट मंकी माउंटेन पर जिन स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के 2 सच्चे शिष्यों से उसकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने पृथ्वी स्पिरिट ऐप और उसकी बड़ी बहन की मृत्यु में इस्तेमाल की गई विधियों के समान विधियों का प्रयोग किया था। किन फैंग ने यह पुष्टि करने के लिए पूछताछ भी की कि क्या ये स्पिरिट बीस्ट सेक्ट की विधि थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच्चाई जानने के बाद झाओ तियान और चेन हाई दोनों चुप हो गए। काफी देर बाद झाओ तियान ने आखिरकार बोलना शुरू किया और पूछा, छोटे भाई, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मौका मिलते ही हम अपने स्वामी का बदला लेंगे। फिलहाल हमें समय का इंतजार करना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने स्वामी का बदला लेने का रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं, इसलिए हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। अपना ख्याल रखना छोटे भाई। मैं अपने दोनों बड़े भाइयों को भी सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। किन फैंग ने दोनों पुरुषों का अभिवादन करते हुए अपने हाथ जोड़े और जब वे अपने उड़ने वाले जादुई उपकरणों पर काफी दूरी तय कर चुके थे, तभी उसने अपनी नजरें हटाईं। अभी अभी घटी उस हास्यास्पद घटना के बाद जियाओ युन ने सामग्री इकट्ठा करना जारी रखा और रातों रात वोनियू पर्वत पर एक आंगन का निर्माण किया। किसानों के लिए बिना आराम या नींद के लगातार कई दिनों तक काम करना केवल एक दिन काम करने की तुलना में बहुत कम अंतर पैदा करता है। गोलमटोल लू शियुवेन को भी घर बनाना दिलचस्प लगता था, इसलिए उसने विशेष रूप से शियाओ युन की विधि का अनुसरण किया और उसके बगल में एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया, जिस पर कई पक्षियों, शुभ बादलों और जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। दोनों ने लगभग सभी सामग्रियां एकत्र कर ली थीं, इसलिए किन फैंग ने उन्हें अपने एकांतवास के दौरान वोनियू पर्वत क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया। लू शियुवेन को नियंत्रण में रखने के लिए किन फैंग ने वादा किया कि जब तक वह अच्छा व्यवहार करेगा और पहाड़ नहीं छोड़ेगा, तब तक एकांतवास समाप्त होने के बाद वह उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएगा। गुफा में वापस किन फैंग ने ताबीज, गोलियां, उड़ने वाली तलवारें, संरचनाएं आदि जैसी वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। अब जब उसके पास एक अतिरिक्त शिष्य है, तो स्वाभाविक रूप से उसे कुछ चीजें तैयार करने में उसकी मदद करनी होगी। ये सब करने के बाद उसने सारा सामान अपने थैले में रख दिया और फिर किन फैंग अपने हाथों में 2 बड़ी बोतलें लेकर शुवानकुन डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन में बैठ गया। दोनों बोतलों में आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण की गोलियां थीं, जिनका उपयोग आधारभूत साधना स्तर के साधक करते हैं। ये गोलियां शरीर द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को बढ़ा सकती हैं और साथ ही ये साधना को बढ़ावा देने के लिए शरीर के भीतर सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं। सब कुछ तैयार है और पूर्वी हवा हमेशा चलती रहती है। जैसे ही किन फैंग ने अपनी साधना तकनीक का प्रयोग किया, हाथी दांत के मीनार जैसी दिखने वाली तीनों आत्मा संग्रह करने वाली सरणियों ने तुरंत ऐसी चूषण शक्तियां उत्पन्न की जिन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। इस बार सब कुछ तैयार है और मुझे कम से कम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण तक तो पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। किन फैंग के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था और फिर उसने तुरंत 5 सम्राटों की ईश्वर हत्या तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय करना शुरू कर दिया, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अपने ची सागर में एकत्रित किया। 3 दिन बाद दीर्घायु तलवार संप्रदाय का मुख्य शिखर। आकाश में 4 विशालकाय खजाने से भरे जहाज तैर रहे थे और अनगिनत शिष्य उन जहाजों की ओर उड़कर उन पर उतर गए। मुख्य शिखर के मुख्य हॉल के अंदर चेन जियू, ली किग्युन और संप्रदाय के अन्य प्रमुख सदस्य सभी यहाँ एकत्रित थे और सभी हॉल के केंद्र की ओर सतर्कता से देख रहे थे, क्योंकि वहां एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धूसर चोगा पहने खड़ा था, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भीड़ की घूरती निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हॉल के ठीक बीच में बैठी चेन जियू से बेपरवाही से बात की। मैंने तुमसे उस व्यक्ति को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था जो असंख्य दानवों का कड़ाहा का मालिक है। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति की आंखें भावहीन थीं और उनका चेहरा कुछ बार इस तरह फड़क रहा था मानो वे हंस रहे हों। साथ ही उनसे एक नवोदित आत्मा साधक की शक्तिशाली आभा भी निकल रही थी। हालांकि हमें वह व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास सुराग और तरीके हैं। जब तक आप मेरी बात मानेंगे, हम उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ लेंगे। चेन जियू ने अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति पर भावहीन नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में कहा, अगर आपको सुराग चाहिए तो आपको उन्हें कोर फॉर्मेशन स्टेज पपेट से बदलना होगा। दीर्घायु तलवार संप्रदाय के सदस्यों की सतर्क निगाहों के बीच 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने अपने भंडारक छल्ले से हथेली के आकार की लकड़ी की एक मूर्ति निकाली। लकड़ी की यह आकृति इतनी सजीव लगती है, फिर भी इससे एक रहस्यमय आभा निकलती है और यह बेहद विचित्र दिखती है। जैसे ही 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश प्रवाहित किया, लकड़ी की कठपुतली एक जादुई कलाकृति की तरह बड़ी होती चली गई और पलक झपकते ही काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में परिवर्तित हो गई।
अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति स्थिर खड़ा था, अपने हाथों और पैरों को ऐसे हिला रहा था मानो शरीर को अपने अनुकूल ढाल रहा हो। उसके चेहरे के भाव कुछ सख्त थे और उसकी आंखें आसपास के लोगों को लगातार देख रही थीं, जिससे वह बिल्कुल एक वास्तविक व्यक्ति जैसा लग रहा था। हे, उसने कर्कश आवाज निकाली, मानो वह कुछ बोलना चाहता हो। जैसे ही 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने धीरे से अपना हाथ हिलाया, उस व्यक्ति से हरे प्रकाश की एक हल्की सी किरण निकली और तुरंत 10,000 आत्माओं के पूर्वज के माथे में विलीन हो गई। क्या ये दिव्य आत्मा ही है जो कठपुतली के बिखरे हुए रूप को नियंत्रित कर रही है? ली कीग्यून और पास में खड़े अन्य लोग इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए और यहाँ तक कि चेन जियू ने भी ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाया। क्योंकि 10,000 आत्माओं के पूर्वज प्राचीन संप्रदाय स्वर्गीय शव संप्रदाय के वंशज थे, इसलिए उनके द्वारा विकसित स्वर्गीय शव दिव्य कठपुतली तकनीक ने न केवल उनके साधना स्तर को बढ़ाया बल्कि उन्हें ऐसी कठपुतलियां बनाने की भी अनुमति दी जो वास्तविक मनुष्यों से अविभाज्य थीं, जिससे वे युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली बन गईं। इस समय मुख्य हॉल में मौजूद कठपुतलियों को किसी दैवीय आत्मा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा था, वे बस आंखें बंद करके ज़ॉम्बी की तरह बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी जगह पर खड़ी थीं। ये देखकर चेन जियू ने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा का एक अंश अलग किया और उसे कठपुतली में समाहित कर दिया, जिससे वह तुरंत जीवित हो उठी। बुरे कुत्ते चेन, अब जब तुमने मुझे कठपुतली दे ही दी है तो क्या तुम्हें अपना वादा नहीं निभाना चाहिए? 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने चेन जियू को देखते हुए कोई भाव नहीं दिखाया। ये दीर्घायु तलवार संप्रदाय था और उन्हें इस बात का डर नहीं था कि चेन जियू अपने वचन से मुकर जाएगा। मैं आपको केवल कुछ संकेत दे सकता हूं, आपको विशिष्ट जानकारी की स्वयं जांच करनी होगी। चेन जियू ने कठपुतली को अपने भंडारण कक्ष में रखा और फिर कहा, जब असंख्य दानव कड़ाही प्रकट हुई तो हमारे दीर्घायु तलवार संप्रदाय, भूत राजा संप्रदाय, आत्मा पशु संप्रदाय और हावरान संप्रदाय सभी ने वहां लोगों को भेजा, लेकिन उनमें से किसी ने भी असंख्य दानव कड़ाही को नहीं देखा। मैंने अभी ही वुड की भविष्यवाणी विधि का उपयोग करके आपके लिए गणना की है। असंख्य दानव कड़ाही की आभा झाओ और जिन दोनों राज्यों में प्रकट हुई है, आप निश्चित रूप से उन दोनों स्थानों पर उस व्यक्ति को पा सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। फक करना। 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने ठंडी सांस ली और फिर मुड़कर चले गए। ... इस समय किंग हेफांग से 2000 मील दूर हुआंग्याओ घाटी विषैले धुएं और राक्षसी ऊर्जा से भरी हुई है। असंख्य आकृतियां धुंध के बीच से तेजी से गुजर रही थीं। ये घाटी औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों से भरी हुई है, लेकिन चट्टान के पास एक छोटा सा 3 आंगन वाला घर है। घाटी के चारों ओर की पत्थर की दीवारें मधुमक्खी के छत्ते की तरह पाताल लोक के सदस्यों की गुफाओं से घनी तरह भरी हुई थीं। टाइजू ने काला चोगा पहना हुआ था, उनका चेहरा जैड की तरह सफेद था और पहले जो काले बाल थे वे अब गायब हो चुके थे। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी बचपना झलक रहा था, लेकिन उसमें मर्दाना ऊर्जा का भी अंश था। आंगन के बीचों बीच खड़े होकर ही वे लोगों को यह आभास करा रहे थे कि वे ताई पर्वत की तरह अविचल और स्थिर हैं। असंख्य विचित्र आकृतियों वाले लोग टाइजू के सामने जमा हो गए। सभी के चेहरों पर उत्साहपूर्ण भाव थे और उनमें से कई लोग कट्टर प्रशंसा की दृष्टि से टाइजू को देख रहे थे। आखिरकार इससे पहले वे सभी दुष्ट साधक थे जिनसे हर कोई नफरत करता था और वे गली पार करते चूहों की तरह थे। जब वे इकट्ठा होते थे तो गंदगी का ढेर होते थे और जब वे बिखरते थे तो गंदगी का ढेर होते थे। हालांकि वे अभी भी विधर्मी अनुयायी हैं, लेकिन अब वे संगठित और अनुशासित हैं और जब वे कुछ करते हैं तो उनके पास भरोसा करने के लिए शक्तिशाली समर्थक होते हैं। जब सभी लोग आ गए तो टाइजू ने उन्हें चुप रहने का इशारा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच टाइजू ने बड़े उत्साह से घोषणा की, भाइयों, मुझे अभी खबर मिली है कि दीर्घायु तलवार संप्रदाय के लोग पर्वत द्वार से पीछे हटकर लिंगजोऊ चले गए हैं। अब झाओ के क्षेत्र में केवल भूत राजा संप्रदाय ही बचा है और आसपास के क्षेत्र में केवल हावरान संप्रदाय और आत्मा पशु संप्रदाय ही बचे हैं। अब से नीला स्वर्ग समाप्त हो गया है और पीला स्वर्ग उदय होगा। मेरा पाताल लोक महल शीघ्र ही जड़ पकड़ेगा और फलेगा फूलेगा। जब तक सभी लोग इस उपमहल स्वामी और महल स्वामी के निर्देशों का पालन करते हैं, हालांकि मैं अमरता की गारंटी नहीं दे सकता, आप में से कम 10% लोग अमरलोक में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अमरलोक की ओर आरोहण करो, अमरलोक की ओर आरोहण करो, अमरलोक की ओर आरोहण करो। इन शब्दों से पाताल लोक के असंख्य शिष्य उत्तेजित हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। केवल हरी तितली और कुछ खास सदस्य जिनकी शक्ति उनसे थोड़ी अधिक थी, चुप रहे। आखिरकार अंडरवर्ल्ड हॉल अभी शुरू ही हुआ है और यह केवल उन नौसिखियों को ही लेता है जिनकी ताकत, प्रतिभा और क्षमता ही धर्मी और दुष्ट संप्रदायों के पास बची हुई है। अमर बनना, यह शायद एक मजाक है। उन्हें केवल इसलिए शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि टाइजू वहीं मौजूद थी और उन्होंने अपने चेहरे पर अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने की हिम्मत नहीं की। टाइजू ने लूडी और अन्य लोगों के रवैये को देखा, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और निर्देश देना जारी रखा, सब लोग वापस जाओ और अपना सामान और दवाइयां पैक कर लो। हम आधे घंटे में दीर्घायु तलवार संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर कि उन्हें दीर्घायु तलवार संप्रदाय के परित्यक्त पहाड़ी द्वार पर कब्जा करना है, ग्रीन बटरफ्लाई और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अन्य साधकों ने तुरंत चिंता के भाव दिखाए। आखिरकार दीर्घायु तलवार संप्रदाय में नवजात आत्मा के साधक और कई मूल गठन विशेषज्ञ मौजूद हैं। उनके लिए वहां से निकलने के तुरंत बाद किसी क्षेत्र पर कब्जा करना थोड़ा अहंकारपूर्ण होगा। वे बस चले गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। हरी तितली बहस करना चाहती थी, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उसने हार मान ली और चुपचाप अपना सामान पैक करने के लिए अपनी गुफा में लौट गई।
दूसरी ओर वोनियू पर्वत पर शियाओ युन और लू शियुबेन ने भी अपने अपने आंगन तैयार करने का काम पूरा कर लिया था। एकांत में स्थित यह आंगन पत्थर की मेजों और बेंचों, चट्टानों, मछली के तालाबों और कमल के फूलों से सुसज्जित है, जो एक काव्यात्मक वातावरण का निर्माण करता है। विशेष रूप से लू शियुबेन का आंगन तरह तरह के बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों से भरा हुआ था। हालांकि वे अभी तक अंकुरित नहीं हुए थे, फिर भी मिट्टी से एक हल्की आध्यात्मिक आभा निकल रही थी। मालिक जी, क्या आप मुझे इनमें से कुछ बीज दे सकते हैं? शाओ युन ने लू शियुबेन को ईर्ष्या और विनती भरी निगाहों से देखा। आपको बीज देना असंभव नहीं है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। लू शियुबेन के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उसने शाओ युन के कान में कुछ फुसफुसाया और शाओ युन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने बीज को वहीं छोड़ दिया, मुड़कर अपने आंगन में वापस चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। ओबाओ! लू शियुबेन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। फिर वह अपने बगल में रखे पत्थर के स्टूल पर बैठ गया, अपने हाथों को घुटनों पर टिकाकर और हथेलियों से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए किन फैंग की एकांत गुफा को लालसा भरी निगाहों से देखने लगा। गड़गड़ाहट। लू शियुबेन की गुस्से भरी निगाहों के बीच पत्थर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। किन फैंग ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, जिससे उनकी त्वचा और भी अधिक गोरी लग रही थी। उनका व्यवहार सौम्य और परिष्कृत था और उनसे निकलने वाली आभा भी बहुत सौम्य थी। लू शियुबेन ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़कर पूछा, भाई, आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं? द्वार से अंदर जाओ, कोई आ रहा है। किन फैंग ने असहाय होकर उसे घूरा, फिर वोनियू पर्वत के किनारे तक चलकर गया और सरनी के माध्यम से बाहर देखने लगा। इस समय वोनियू पर्वत के बाहर एक उड़ने वाली नाव तैर रही थी, जिस पर विभिन्न शैलियों के वस्त्र पहने कई किसान खड़े थे। कई साधक अपनी उड़ने वाली नौकाओं में अंतरिक्ष में मंडराते रहे, फिर आसपास के क्षेत्रों में फैल गए। उनमें से एक वोनियू पर्वत पर गया, लकड़ी के खंभे जैसी कोई चीज निकाली, उसे पर्वत की चोटी पर गाड़ दिया और फिर दूसरों का इंतजार करने के लिए उड़ने वाली नौक में लौट आया। समूह ने तेजी और कुशलता से काम किया और देखते ही देखते उन्होंने सभी दिखने में सरल लकड़ी के खंभों को आसपास के पहाड़ों में गाड़ दिया। वे क्या कर रहे हैं? लू शियुबेन असमंजस में दिख रही थी, जबकि किन फैंग ने भौहें चढ़ा लीं और चुप रहा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि फांग जी क्या कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम मेरे साथ आ रहे हो? वे लोग अभी केवल आधारभूत स्थापना के चरण में थे और किन फैंग ने पल भर में अपना निर्णय ले लिया। उनका पीछा करो और पता लगाओ। मैं लंबे समय से इस गुफानुमा आवास में रह रहा हूं और मुझे इसका स्वामी माना जा सकता है। वे बिना अनुमति के अपने ही क्षेत्र में मनमानी कर रहे हैं, ये सरासर शर्मनाक है। जल्दी करो, संप्रदाय के नेता ने हमें सिर्फ एक दिन का समय दिया है। हमें इन सभी ट्रैकिंग स्टिक्स को दफनाना होगा। अच्छा। ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच एक लंबी भूरे रंग की उड़ने वाली कलाकृति तेजी से शून्य को पार कर रही थी। अनुष्ठान के उपकरण पर मौजूद पुरुष और महिलाएं थोड़ी थोड़ी देर पर रुकते थे और फिर आसपास के पहाड़ों में गोता लगाने के लिए तितर बितर हो जाते थे, ताकि लगभग 10 फीट लंबी और लाल रंग से खुदी हुई भूरे रंग की लकड़ी की कील गाड़ सकें। तभी पीछे से एक लकड़ी की नाव तेजी से उनकी ओर बढ़ी और किसी ने चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ। आत्मा की खोज में लगे खंभों को दफनाने में व्यस्त लोगों का समूह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दुबले पतले विद्वान और उनके पीछे आए मोटे आदमी को अमित्र भाव से देखा। लकड़ी की आत्मा नौक पर खड़े होकर किन फैंग ने समूह से निकलने वाली आभा पर एक नजर डाली और केवल महसूस करके ही उनके गुटों का अनुमान लगाने में सक्षम हो गया। विधर्मी खेती। एक लंबे दरवाजे के आकार के उड़ने वाले जादुई उपकरण पर सफेद बालों से भरे एक युवक ने बनावटी मुस्कान के साथ किन फैंग से पूछा, साथ ही दाववादी, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने मेरे पहाड़ पर चीजें दफनाई, क्या तुम्हें मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? किन फैंग ने अंदर हाथ डालकर एक भूरे रंग की लकड़ी की कील निकाली, जो वही लकड़ी का खूंटा था जिसे दूसरों ने पहले गाड़ दिया था, लेकिन किन फैंग ने गुस्से में आकर सतह पर लगे ताबीज को खुरचकर हटा दिया था। कलाई की एक झटके से लकड़ी की कीलें हवा में उड़ती हुई समूह की ओर बढ़ीं। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर आत्मा खोजने वाले खंभे को मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर कि उसकी सतह पर लगे सभी ताबीज नष्ट हो चुके थे, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो महज एक मध्य स्तरीय साधक हो, इतनी हिम्मत कैसे हुई खुद को इतना सम्मान देने की? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जादुई कलाकृतियां मार नहीं सकती? अपनी बहन को मार डालो, अगर हिम्मत है तो कर डालो। मेरा बड़ा भाई अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और उसे चिंता है कि उसके पास साथ देने के लिए कोई नहीं है। लू शियुबेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और हालांकि उसका लहजा अपरिपक्व था, फिर भी वह बेहद अपमानजनक था। उसने एक ही वाक्य में दूसरे पक्ष को 2 बार अपशब्द कहे। वहीं दूसरी ओर किन फैंग ने सीधे अपनी भंडारण अंगूठी से थंडर फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल ली। कोर फॉर्मेशन के साधक से तर्क करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चूंकि सभी विरोधी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक हैं, इसलिए यदि संभव हो तो लड़ना ही सबसे अच्छा है। किन फैंग को अपनी उड़ने वाली तलवार निकालते देख उसके सामने खड़े सभी लोगों के चेहरे पर अजीब भाव दिखाई दिए। हम सभी आधारभूत स्थापना के साधक हैं, जब 2 के मुकाबले 5 हों तो हम अपनी तलवारें निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सफेद बालों वाले व्यक्ति का चेहरा गंभीर था। उसने अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति की ओर देखा, जिसने काले रंग का चोला पहना हुआ था और जिसका असली चेहरा प्रकट नहीं हुआ था, और कहा, बड़े भाई, हम इसे मार क्यों नहीं डालते?
यह आदमी बहुत घमंडी है, हमारे संप्रदाय के हान तेजू से भी ज्यादा घमंडी। उस रहस्यमयी आकृति ने सिर हिलाया और बाकी चारों ने भी अपने जादुई हथियार निकाल लिए, हमले के लिए तैयार। उनकी जादुई कलाकृतियां सभी विचित्र थीं, जैसे आत्मा के झंडे, सोने की खोपड़ियां और काले छल्ले के आकार की कलाकृतियां। सभी से एक काली आभा निकल रही थी, मानो कोई महान दानव जन्म लेने वाला हो, जो बेहद भयानक था। लेकिन किन फैंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि ये लोग दुष्ट थे, फिर भी वे ताई जू से कहीं कमतर थे। पीले वसंत के शव राजा, जिसे किन फैंग ने उस समय मारा था, उन्हें आसानी से हरा सकता था, इसलिए किन फैंग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वह केवल इसलिए उनका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, अगर तुम मुझे कोई वाजिब वजह बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। किन फैंग ने भावहीनता से उनकी ओर देखा, जबकि उसके बगल में खड़े लू शियुवन ने भी बड़ी उत्सुकता से अपनी विशालकाय उड़ने वाली तलवार निकाल ली और किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। चूंकि तुम इतने अहंकारी हो, इसलिए तुम मेरे 10,000 आत्माओं के ध्वजवाहक में भूत सेनापति बनने के योग्य हो। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति ने शरारती मुस्कान के साथ अपने हाथ में असंख्य आत्माओं का ध्वज लहराते हुए एक हस्तचिन्ह बनाया। धुएं से पूरा वातावरण भर गया और उसके हाथ में मौजूद असंख्य आत्माओं के ध्वज से अनगिनत काले धुएं के गुबार निकले, जो वातावरण में एक काली खोपड़ी के रूप में समाहित हो गए। बाकी लोग चुपचाप नहीं बैठे रहे और सबने एक साथ हमला कर दिया, जिससे वातावरण में तुरंत एक भयानक आभा फैल गई। एक खोपड़ी, चंद्रमा को बांधने वाली एक अंगूठी, एक सोने की खोपड़ी और खून से लथपथ एक गहरे लाल रंग का ब्लेड। कुल मिलाकर 4 जादुई कलाकृतियां थीं और उन्होंने तुरंत ही जबरदस्त ताकत के साथ किन फैंग पर हमला कर दिया। बस एक मिट्टी की मुर्गी या मिट्टी का कुत्ता। किन फैंग ने लू शियुवन को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे हिलने डुलने से मना किया और फिर अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए थंडरक्लैप स्वॉर्ड को नियंत्रित करके हमले का मुकाबला किया। गड़गड़ाहट, आसमान में काले बादल छा गए थे और थंडरक्लैप स्वॉर्ड बिजली की तरह तेज गति से, गरजते हुए सर्प की तरह लगातार आसमान में चमक रही थी। जैसे ही गरज सुनाई दी, थंडरक्लैप स्वॉर्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, केवल समय समय पर बिजली की चमक ही दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में घटनास्थल पर जादुई कलाकृतियों के टकराने की आवाज गूंज उठी। मायरीड सोल्स बैनर द्वारा निर्मित खोपड़ी थंडरक्लैप स्वॉर्ड द्वारा तुरंत तितर-बितर हो गई और महज एक ही प्रहार के बाद काले धुंध में बदल गई। मूनलॉकिंग रिंग ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से किन फैंग की ओर रुख किया। रिंग की बाहरी सतह चिकनी थी, लेकिन अंदर की तरफ नुकीले ब्लेड लगे थे, जो इसे बेहद घातक बनाते थे। बहुत धीमा, किन फैंग ने अपने होंठ सिकोड़े और 5 सम्राटों की ईश्वर हत्या तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, साथ ही लगातार थंडरक्लैप तलवार में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करता रहा। हालांकि थंडरक्लैप स्वॉर्ड एक निम्न स्तर का जुबान रैंक का जादुई हथियार था, लेकिन किन फैंग की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा और तलवार चलाने की तकनीकों के समर्थन से इसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। एक हल्के से वार से ही इसने मून लॉकिंग रिंग को पीछे की ओर उड़ा दिया। शेष सुनहरी खोपड़ी और रक्त की तलवार और भी कमजोर थी और थंडर स्वॉर्ड द्वारा उन्हें आसानी से काट दिया गया था। एक ही स्तर के साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में जब तक कोई शक्तिशाली जादुई हथियार न हो, यह मूलतः एक थका देने वाला युद्ध होता है। यद्यपि पहला मुकाबला असफल रहा, फिर भी सफेद बालों वाला व्यक्ति और उसके साथी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष के कारण अंतरिक्ष में लगातार खड़खड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। इस दौरान किन फैंग ने न केवल अमरवध तलवार संरचना का उपयोग नहीं किया, बल्कि 2 मानव श्रेणी के उड़ने वाले तलवार ताबीज का भी इस्तेमाल किया। जैसे समय बीतता जाता है, सफेद बालों वाले उस व्यक्ति और उसके साथियों का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। 4 लोगों के मुकाबले एक व्यक्ति की निश्चित जीत का मामला अब हार में बदल चुका था। विशेषकर जब उसने देखा कि किन फैंग का चेहरा लाल नहीं हुआ था और उसकी सांसें अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं, तो सफेद बालों वाले व्यक्ति की आंखों में तुरंत गंभीरता का भाव आ गया और वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर मुड़ा और बोला, बड़े भाई, ये व्यक्ति अजीब है। मुझे डर है कि हमें खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुछ तो जरूर अजीब है। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कोमल, स्त्रीत्वपूर्ण स्वर में बात की, फिर अपनी आस्तीन ऊपर उठाकर अपनी लंबी, पतली, बर्फ जैसी सफेद उंगलियां दिखाईं और उसकी हथेली में तुरंत 9 छोटे काले गोले प्रकट हो गए। जाना, एक आदेश के साथ 9 काले गोले तुरंत उसकी हथेली से उड़ गए, हवा में बड़े होते गए और पलक झपकते ही 9 विशालकाय काले लोहे के गोलों में बदल गए, जिनमें से प्रत्येक 1 फुट चौड़ा था। टकराना, लोहे का पहला गोला थंडरक्लैप स्वॉर्ड पर जोर से टकराया, जिससे इतनी जबरदस्त ताकत हुई कि वह कई फीट दूर जा गिरा। बाकी लोहे के गोले भी धुंधली परछाई बनकर किन फैंग की ओर उड़ते हुए आए। इन लोहे की गेंदों को ठोस और अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस करते हुए किन फैंग की आंखें तुरंत ईर्ष्या से चमक उठीं। ये शक्तिशाली जादुई हथियार दुश्मन की रक्षा पंक्ति को भेदने में बेहद कारगर है। निम्न स्तर के गोल्डन लाइट टेलिस्मैन और गोल्डन बेल टेलिस्मैन टकराते ही चकनाचूर हो जाएंगे। ये जादुई वस्तु काफी अच्छी है, अब यह मेरी है। किन फैंग के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसने एक के बाद एक 9 मानव श्रेणी के उड़ने वाले तलवार ताबीज हवा में फेंके और साथ ही अपनी दिव्य चेतना से अमर निष्पादन तलवार बॉक्स को नियंत्रित किया। बाहर एक विचार के साथ ही झुक्सियन तलवार का डिब्बा तुरंत खुल गया और डिब्बे से अनगिनत बैंगनी प्रकाश के बिंदु बाहर निकल आए। मेरे जैसे पाठकों को उनके उपहारों और पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। मैं कल आपके लिए एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन फैंग शून्य में हवा में लटका हुआ खड़ा था। उसके चारों ओर अनगिनत बैंगनी रंग की उड़ने वाली तलवारें घूम रही थीं, मानो युद्ध का कोई देवता पृथ्वी पर उतर आया हो और चारों ओर तबाही मचाने के लिए तैयार हो। भाई, ये तलवारों की यह संरचना काफी शक्तिशाली दिखती है। लू शियुवन ने चारों ओर उड़ती हुई तलवारों को देखा और उन्हें एक एक करके अपनी उंगलियों पर गिनने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने वर्तमान कौशल स्तर के साथ उन सभी को गिन नहीं सकता था। दूसरी ओर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने 9 लोहे के गोले वापस अपनी ओर बुला लिए और किन फैंग को संदेह भरी नजरों से देखते हुए स्पष्ट रूप से अमरवध तलवार संरचना की असाधारण प्रकृति को समझ गया था। जाना, किन फैंग उनके साथ समय बर्बाद करने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने उनकी ओर इशारा किया और अपनी सबसे शक्तिशाली घातक चाल अमरवध शैली का प्रयोग किया। भनभनाहट, किन फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में समाप्त हो गई और उसकी 99 उड़ने वाली तलवारें कुछ बार कांप उठीं और तुरंत हजारों बैंगनी प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो गईं। इनमें से कुछ प्रकाश किरणें आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थीं, जबकि अन्य वास्तविक उड़ने वाली तलवारें थीं, जिससे असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो गया। जैसे ही अमर निष्पादन तकनीक पूरी हुई, ये तुरंत भूत राजा संप्रदाय के सदस्यों की ओर बढ़ा और अनगिनत तलवारों की चीखें शून्य में गूंज उठीं। इतनी विशाल तलवार संरचना को देखकर भूत राजा संप्रदाय के सदस्यों को इसकी असाधारण प्रकृति का एहसास हुआ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने तुरंत बोलना शुरू किया। हे साथी दाववादी, कृपया दया करें। हम भूत राजा संप्रदाय से हैं। आपके संप्रदाय के अंदर छोड़े गए लकड़ी के खंभे दुर्भावनापूर्ण नहीं थे, वे केवल संप्रदाय के निर्देशानुसार एक बागी साधक का पता लगाने का एक साधन थे। अगर तुमने हमें मार डाला तो संप्रदाय का मुखिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ... समूह के भाव अचानक बदल गए। कुछ ने दया की भीख मांगी तो कुछ ने उन्हें धमकाया, लेकिन किन फैंग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही अमरवध तलवार संरचना उनके सामने आ गई। ढालें, रक्षात्मक कलाकृतियां, हर तरह के सुरक्षा उपाय पल भर में ध्वस्त हो गए और पूरा समूह पलक झपकते ही मारा गया। शव, जादुई कलाकृतियां, उड़ने वाली नावें, हर तरह की वस्तुएं आध्यात्मिक शक्ति के संचार के बिना तुरंत सिकुड़ने और जमीन पर गिरने लगती हैं। किन फैंग ने सभी सामान अपनी जेब में रख लिए, फिर शवों को अपने कियानकुन थैले में डाल दिया, घटनास्थल को साफ करने के लिए 3 दानव भक्षण ताबीज बिखेर दिए और फिर लू शियुवन को वापस ले गया। बड़े भाई, आपने अभी जो तलवारबाजी की रणनीति अपनाई वह वाकई शानदार थी। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? भाई, तुम उनके शव क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये तो बहुत उबाऊ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार? वापसी के रास्ते में लू शियुवन लगातार बोलती रही, जबकि किन फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ रखीं और चुप रहा। वोनियू पर्वत संरचना में प्रवेश करने के बाद किन फैंग ने तुरंत स्वर्ग छिपाने वाली संरचना को सक्रिय किया और फिर अपने एकांतवास को जारी रखने के लिए अपनी गुफा में लौट आया। दूसरी ओर पहाड़ों के बीच एक पर्वत शिखर पर किन फैंग और लू शियुवन के जाते ही अनगिनत लोग इस तरफ जमा हो गए, जिनमें कोर फॉर्मेशन चरण के कई साधक भी शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक के आसपास एक अत्यंत ठंडी आभा थी। जब सभी लोग पर्वत की चोटी पर एकत्रित हुए तो उनके बगल की घाटी में अनगिनत काले राक्षसी कोहरे अभी भी उमड़ रहे थे, जो लकड़ी और पत्थरों से लेकर मिट्टी और आध्यात्मिक ऊर्जा तक सब कुछ निगल रहे थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। यह विधि वाकई बहुत ही शानदार है। यह आभा और बाकी सब कुछ पूरी तरह से सोख लेती है, जिससे उनका पता लगाना असंभव हो जाता है। कोर फॉर्मेशन चरण के साधक नेता असहाय प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने दूसरों से पूछा, क्या आपके पास हत्यारे को ढूंढने के लिए कोई अच्छे सुझाव हैं? हाल ही में मेरे भूत राजा संप्रदाय के लोगों ने जगह जगह आत्मा प्राप्ति के खंभे लगा दिए हैं, जिससे कई एकांतवासी साधक नाराज हो गए हैं। मुझे संदेह है कि इन लोगों ने आसपास के एकांतवास में रह रहे शक्तिशाली साधकों को भी नाराज किया है। जिन स्थानों पर उन्होंने ट्रैकिंग के लिए निशान लगाए हैं, उनका पीछा करते हुए हमें संभवतः हत्यारा मिल जाएगा। अगर हमें कोई कुशल विशेषज्ञ मिल जाए तो क्या होगा? इससे समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो क्या वह पकड़े जाने से बचने के लिए शव को नष्ट कर देगा? सब चुप हो गए। भीड़ में टाइजू ने अपने हाथों में 2 हड्डी के पंजे पकड़े हुए थे और पास ही स्थित वोनियू पर्वत की ओर सोच विचार भरी निगाहों से देख रहा था। वह पहले ही समझ गया था कि यह मामला संभवतः किन फैंग से जुड़ा है, क्योंकि भूत राजा संप्रदाय ने असंख्य दानव कड़ाही रखने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर आत्मा पीछा करने की प्रतियोगिता आयोजित की थी। जब सभी लोग इस बात को लेकर दुविधा में थे कि क्या रास्ते में तलाशी जारी रखनी चाहिए, तभी टाइजू ने बोलना शुरू किया। वरिष्ठों, जिसने इतने कम समय में वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों को मार डाला, वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली और निर्मम तरीकों वाला व्यक्ति होगा। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। यदि हम जल्दबाजी में उसके पास गए तो कुछ बुरा हो सकता है। ये समझ आता है। कोर फॉर्मेशन चरण के साधक नेता ने सिर हिलाया। इस स्तर तक साधना करने के बाद व्यक्ति नवोदित आत्मा अवस्था से केवल एक कदम दूर रह जाता है। समान स्तर के साधकों से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और केवल जीवित रहकर ही शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कुछ ही देर में एक अन्य कोर फॉर्मेशन साधक परेशान होकर बोला, तो अब इस मार्ग का प्रभारी कौन होना चाहिए? ये सवाल सुनते ही सब लोग फिर से चुप हो गए। आखिरकार पहले भी ऐसे उदाहरण मौजूद थे जिनसे यह साबित हो चुका था कि इस क्षेत्र के लोगों से खिलवाड़ करना उचित नहीं है, और जो भी इस जगह पर कब्जा करेगा उसे निश्चित रूप से खतरे का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के सभी साधकों ने सिर झुका लिया और चुप रहे। ताइजू ने उनकी तरफ एक नज़र डाली और फिर कहा, मैं ये कर दूंगा। सीनियर ब्रदर हान बहुत शानदार हैं। जिस दिन से सीनियर ब्रदर हान ने संप्रदाय में प्रवेश किया, मुझे पता था कि वह महान कार्यों के लिए ही पैदा हुए हैं। ये सुनकर कि हान तेजू यहाँ की गड़बड़ी को संभालने के लिए तैयार है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कई साधकों ने राहत की सांस ली। अगर तुम यहाँ का सारा काम संभाल लोगे तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। बाकी लोग तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? कोर फॉर्मेशन चरण के साधक नेता ने हान तेजू को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। चिंता मत करो एल्डर, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी सूचना संप्रदाय के नेता को दे दूंगा। अगर आपको कोई उपद्रव मचाने वाला मिले तो उससे सीधे मत लड़ो। हाँ, भूत राजा संप्रदाय के सदस्य आए और तुरंत चले गए। आगे क्या होने वाला है ये समझाने के बाद वे तुरंत रवाना हो गए, क्योंकि अन्य स्थानों पर आत्मा प्राप्ति के दांव अभी तक स्थापित नहीं किए गए थे। हमें एक ही दिन के भीतर जिन और झाओ राज्यों के सभी क्षेत्रों को आत्मा प्राप्ति के दांव पर लगाना होगा। धिक्कार है, तुम जितना चाहो उतना खोज लो, तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा, चाहे तुम मरते दम तक खोजते रहो। संप्रदाय के सदस्यों के चले जाने के बाद ताइजू ने तुरंत अपनी आभा को छिपा लिया और वोनियू पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। इस समय वोनियू पर्वत श्रृंखला के भीतर किन फैंग भी उस दिशा को देख रहा था जहां से वे अभी आए थे, और लोगों के इकट्ठा होने और फिर चले जाने का एहसास होने पर ही उसने राहत की सांस ली। जैसे ही किन फैंग एकांत में साधना करने के लिए अपनी गुफा में लौटने ही वाला था, लू शियुवन ने तुरंत शून्य की ओर इशारा किया। बड़े भाई, लगता है कोई आ रहा है। किन फैंग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप इंतजार करता रहा। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति 2 हड्डी के पंजे पकड़े हुए है, तो उसने तुरंत घेरा तोड़कर उसे अंदर आने दिया। वाइस हॉल मास्टर ताइजू से निकलने वाली आभा को महसूस करते ही लू शियुवन ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। ताइजू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, फिर गंभीर भाव से किन फैंग से कहा, भाई फैंग, तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? कोई अब हमारे भूत राजा संप्रदाय से जिन और झाओ राज्यों में बड़े पैमाने पर आत्मा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए कह रहा है। मैं भला क्या मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ? मैंने तो बस कुछ ही लोगों को मारा है जो मुझे परेशान कर रहे थे, और उनकी आत्माओं को असंख्य दानव कड़ाही में इकट्ठा कर लिया है। किन फैंग बेहद निराश दिख रहा था और ताइजू को भी सिरदर्द होने लगा था। उसने कहा, जो व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है वह नवजात आत्मा के चरण का विशेषज्ञ प्रतीत होता है। हम ऐसे व्यक्ति से उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ देर चर्चा करने के बाद दोनों ने अंततः मायरीड डेमन कॉल्ड्रॉन के भीतर बची हुई आत्माओं को मायरीड सोल बैनर में डालने का फैसला किया। एक तरफ तो ये ताइजू के साधना स्तर को बढ़ा सकता है, और दूसरी तरफ यह अवशेष आत्मा को परिष्कृत करने के बाद बहुत सारी जानकारी निकाल सकता है। खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही हर लड़ाई में जीत की कुंजी है। भाई फैंग, क्या आपकी संरचना ठीक है? जब ताइजू ने शेष आत्मा को 10,000 आत्माओं के ध्वज में डालने का फैसला किया तो उसने तुरंत अपराधबोध का भाव दिखाया। आखिरकार इस बार प्रतिद्वंदी एक नवजात आत्मा का साधक और एक अवशेष आत्मा है। साधारण संरचनाएं अवशेष आत्मा द्वारा मुख्य शरीर को भेजे गए संदेशों को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, किन फैंग ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया और फिर ताइजू को गुफा के अंदर ले गया। उसकी अपनी स्वर्ग धोखा देने वाली सरणी एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय सरणी थी, और जब ये पूरी शक्ति से चल रही होती थी तो एक साधारण नवजात आत्मा साधक के पास इसका पता लगाने का कोई मौका नहीं होता था। इसके अलावा किन फैंग ये भी जानना चाहता था कि कौन उसकी चिंता कर रहा है। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद ही वह शांति से साधना कर सकता था। अगर कोई उस पर नजर रख रहा था तो वह थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाने में असुरक्षित महसूस करता, साधना करना तो दूर की बात है। गुफा में प्रवेश करें। किन फैंग ने पत्थर के पलंग के कोने से पहले से दफन 10,000 दानव कड़ाही को खोदकर निकालने से पहले उस क्षेत्र के चारों ओर कई प्रतिबंध लगाए। आप ये चीज कैसे बनाते हैं? किन फैंग ने हथेली के आकार का 10,000 दानवों का कड़ाहा अपने हाथ में पकड़ा और कड़ाहे के मुख पर लगी मुहर से अंदर देखा। उसने देखा कि अंदर अभी भी नीले रंग की बूढ़े व्यक्ति जैसी एक अधूरी आत्मा बची हुई थी। बाकी बची आत्माओं को उसने शायद मार डाला था। ताइजू ने अपने हाथ में असंख्य आत्मा ध्वज लिया, फिर असंख्य दानव कड़ाही पर एक नजर डाली और कहा, भाई फैंग, बाद में मेरी आज्ञा सुनो और अंदर मौजूद बूढ़े राक्षस को मुक्त करो। ये कहने के बाद उसने 10,000 दानवों के कड़ाहे का मुख 10,000 आत्माओं के ध्वज में डाल दिया। ताइजू का संकेत मिलते ही किन फैंग ने तुरंत असंख्य दानव कड़ाही की ओर आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा प्रवाहित की और उसमें मौजूद शेष आत्माओं को मुक्त करने के लिए उसे नियंत्रित किया। ताइजू ने बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए तुरंत ही असंख्य दानव कड़ाही निकाल ली। असंख्य आत्मा ध्वज से तुरंत ही भारी मात्रा में काला धुआं उठा और भीतर से एक दहाड़ सुनाई दी। तुम्हें लगता है कि तुम इस बूढ़े आदमी को सिर्फ 10,000 आत्माओं के झंडे से फंसा सकते हो? सपने देखना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारे 10,000 आत्माओं के ध्वज को चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हें अपनी कठपुतली बना दूंगा। ... चिंता मत करो भाई फैंग, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में पूरी तरह से आज्ञाकारी बना दूंगा। ताइजू ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर तुरंत कोने में जाकर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी गोद में 10,000 आत्माओं का ध्वज रखकर नवप्राप्त शेष आत्माओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद आसपास का काला धुआं तेजी से असंख्य आत्माओं के ध्वज में समाने लगा।
ताइजू ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसने किन फैंग से कहा, भाई फैंग, काम पूरा हो गया। आप इस समस्या को कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? मैंने असंख्य आत्माओं के ध्वज में मौजूद सभी आत्माओं का उपयोग करके 100 भूतों की रात्रि परेड संरचना बनाई और उसे परिष्कृत किया। अब जबकि मेरे पास एक नवजात आत्मा का अवशेष ध्वज की रक्षा कर रहा है, मैं अंततः एक कोर संरचना साधक का डटकर सामना कर सकता हूं। ताइजू बेहद उत्साहित था और फिर उसने 10,000 आत्माओं का ध्वज लहराया। तुरंत ही 10,000 आत्माओं के ध्वज से एक हरे रंग का प्रकाश बिंदु निकला और गुफा में खड़े एक लंबे चोगे वाले बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। उसने भावहीनता से किन फैंग की ओर देखा, फिर ताइजू के सामने घुटने टेकते हुए बोला, गुरुजी। नवजात आत्मा अवस्था की शेष आत्मा को अपना सेवक बनते देख ताइजू का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने तुरंत पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? 10,000 आत्माओं के पूर्वज, क्या तुमने ही हमारे भूत राजा संप्रदाय को असंख्य दानव कड़ाही को खोजने के लिए आत्मा खोज सरणी स्थापित करने का आदेश दिया था? मुझे नहीं पता, मैं 10,000 आत्माओं के पूर्वज से अलग हुई एक आत्मा हूँ। मुझे नहीं पता कि हाल ही में क्या हुआ है। किन फैंग और ताइजू ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उस दिन उस आत्मा के अवशेष के कहे शब्द याद आ गए जब उन्होंने उसे मारा था। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके द्वारा बनाई गई कठपुतलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं? कठपुतली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो विकेंद्रीकृत दिव्य आत्मा है। अर्थ क्या है? 10,000 आत्माओं के पूर्वज द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक दिव्य आत्मा को 9 अवतारों में विलीन कर सकती है। अंततः 9 अवतार मूल शरीर में लौट आते हैं और इस प्रकार नवोदित आत्मा अवस्था में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर किन फैंग और ताइजू दोनों चुप हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। मूल निर्माण चरण के बाद अगले चरण हैं नवजात आत्मा, देवत्व रूपांतरण, शून्यता शोधन, शरीर एकीकरण, महायान और कष्टों से मुक्ति। असंख्य आत्माओं के पूर्वज की साधना विधि शून्य शोधन अवस्था के साधकों के समान ही है। वे अपनी दिव्य आत्मा को कहीं और साधना के लिए विलीन कर देते हैं और अंत में अपने भौतिक शरीर के क्षेत्र के नुकसान की भरपाई के लिए लौट आते हैं, जिससे उन्हें एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने इस शेष आत्मा को इतना महत्व दिया। भाई फैंग, अब हम क्या करें? ताइजू ने चिंता भरी नजरों से किन फैंग को देखा। आखिरकार किन फैंग के लिए अपनी साधना के स्तर को पार करने की यही उम्मीद थी। अब उसने न केवल किन फैंग की विभाजित आत्मा को दबा दिया था, बल्कि उसे परिष्कृत भी कर दिया था। इसे एक ऐसा रक्त संकल्पना कहा जा सकता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। एक साधारण नवजात आत्मा साधक को संभालना हमारी क्षमता से परे नहीं है, किन फैंग ने हाथ हिलाकर तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा। फिर ताइजू से कहा, उनकी साधना विधि काफी अच्छी है, आप क्यों नहीं इसे आजमाते? हे, ये तकनीक वाकई काफी अच्छी है। मौका मिलते ही मैं इसे आजमाऊंगा। अगर यह आपके द्वारा सिखाई गई पोलर कॉप्स एम्परर तकनीक जितनी शक्तिशाली नहीं है, तो मैं इसका अभ्यास नहीं करूंगा। ताइजू ने असंख्य आत्माओं के पूर्वज की आत्मा को असंख्य आत्माओं के ध्वज में समाहित कर लिया। फिर चिंतित भाव से कहा, भाई फैंग, आप वाकई कमाल के हैं। आपने तो नवजात आत्मा के साधक के क्लोन को भी मार डाला। अब आगे क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। 10,000 आत्माओं के पूर्वज आधे महीने के भीतर अवश्य ही मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किन फैंग के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर ताइजू चुप हो गया। मिस्टी रेन पवेलियन, जायंट एलिफेंट सेक्ट, ये सब किन फैंग के तुरुप के पत्ते थे। 10,000 आत्माओं के पूर्वज तो इनके सामने कुछ भी नहीं थे। अपने रिश्ते को उजागर होने से बचाने के लिए ताइजू ने तुरंत 10,000 आत्माओं का झंडा हटा दिया और काम जारी रखने के लिए अपने पूर्व स्थान पर लौट आया। क्या यहाँ कोई है? मैं भूत राजा संप्रदाय का शिष्य हूँ। अगर घर पर कोई नहीं है तो मैं अपनी आत्मा खोज की बाजी लगा दूंगा। मुसीबत से बचने के लिए ताइजू आत्मा खोज दांव छोड़ने से पहले प्रत्येक पर्वत शिखर पर एक आदेश चिल्लाता था। दूसरी ओर किन फैंग ने लकड़ी की आत्मा नौक का संचालन भी किया, जो धीरे धीरे तिशानफान की ओर उड़ रही थी। हालांकि किन फैंग ने पहले शायद ही कभी ली किंग से मदद मांगी हो, लेकिन इस बार 10,000 आत्माओं की पूर्वज बहुत शक्तिशाली थी और शायद वह पहले ही नवजात आत्मा के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी, इसलिए किन फैंग के पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तिशानफांग में स्थित मिस्टी रेन पवेलियन पहुंचे। किन फैंग ने रिसेप्शन पर जाकर अपना पहचान पत्र दिखाया। अंदर मौजूद कर्मचारी ने तुरंत और सम्मानपूर्वक उसे तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचा दिया। यान्यू टावर की तीसरी मंजिल। भूरे रंग की पोशाक पहने ली किंग ने बगल में बैठे किन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या तुम मुसीबत में हो? किन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर पूछा, चाची, क्या आपने 10,000 आत्माओं के पूर्वज के बारे में सुना है? 10,000 आत्माओं के पूर्वज, क्या आपने उन्हें नाराज किया है? मैंने उसे उकसाया नहीं था, बल्कि उसके क्लोन ने मुझे परेशानी में डाला था, इसलिए मैंने उसके क्लोन को मार डाला। किन फैंग के वर्णन को सुनने के बाद ली किंग के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया और फिर उसने उदासी भरी नजर से आह भरी। दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर किन फैंग को तुरंत ही बुरा महसूस हुआ। शायद वह 10,000 आत्माओं के पूर्वज का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही किन फैंग इस बात पर विचार कर रहा था कि लू शियुवन को अपने पिता से संपर्क करने के लिए कहा जाए या नहीं, ली किंग ने अपनी बात रखी। दरअसल मैं 10,000 आत्माओं के पूर्वज को मार सकता हूं, लेकिन उसके कई क्लोन हैं। अगर मैं उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं तो मुझे मदद मांगनी पड़ेगी।
हमें किसे आमंत्रित करना चाहिए? मेरे पूर्व बड़े भाई भी शियाओ युए के पिता हैं। ये कहने के बाद ली किंग का चेहरा और भी कड़वा हो गया, मानो वह इस मामले का सामना करने को तैयार न हो। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, वरिष्ठ, तो मेरे पास 10,000 आत्माओं के पूर्वज से निपटने के अन्य तरीके भी हैं। मैं इसे संभाल लूंगा। आखिरकार कुछ चीजों का सामना तो देर सवेर करना ही पड़ता है। इतना कहकर ली किंग गायब हो गई। किन फैंग अपने पहले कहे शब्दों के महत्व पर विचार करते हुए वापस चलने लगा। ली किंग के राक्षस संप्रदाय में वरिष्ठ भाई उसकी बड़ी बहन किन यू के जैविक पिता हैं, इसलिए उसे राक्षस संप्रदाय में सफल होने में सक्षम होना चाहिए। मैं कल एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं हैंडस्टैंड करते हुए अपने बाल धो लूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब किन फैंग लौटा तब तक शाम हो चुकी थी। रात के अंधेरे में पहाड़ उठते और गिरते हैं। आसपास के पहाड़ों के बीच वोनियू पर्वत देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन किन फैंग को यह काफी असाधारण लगा, क्योंकि अब वोनियू पर्वत को किन फैंग का असली घर माना जा सकता है। वोनियू पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करें। शाओ यून को रात भर औषधीय जड़ी बूटियों के खेत से खरपतवार साफ करते हुए देखा गया, जबकि लू शियुविन का कमरा तीव्र गर्मी से भरा हुआ था, जो दर्शाता है कि वह अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। गुरुजी, आप वापस आ गए। शाओ यून ने दूर से ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके हाथ अभी भी अपने काम में व्यस्त थे। वह 10 एकड़ औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों की देखभाल लगभग पूरी कर चुका था। चलो इसे कल करते हैं। किन फैंग ने उसकी ओर हाथ हिलाया। चूंकि मैं वैसे भी यूं ही समय बर्बाद कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले अपनी पहाड़ी की सफाई करने की योजना बनाई है, ताकि घास में कोई सांप, कीड़े या चूहे न छिपे हों जो आपको चौंका सकें। शाओ यून मुस्कुराया, फिर अपना सिर झुकाकर अपनी उड़ने वाली तलवार से तेजी से घास काटने लगा। जब भी उसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दिखाई देती, वह कुदाल उठाता और उनकी जड़ों के चारों ओर मिट्टी डालकर उन्हें सीधा बढ़ने में मदद करता। उसकी दृढ़ता देखकर किन फैंग ने उसे जाने दिया। गुफा में वापस। किन फैंग एक बार फिर एकांतवास में चले गए हैं। पहले आत्मा शिकार स्टेक के कारण किन फैंग की साधना में देरी हुई थी और वह केवल आधारभूत स्थापना के मध्य स्तर तक ही पहुंच पाया था। इस बार किन फैंग ने अपनी साधना को एक ही बार में अधिकतम स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई। भनभनाहट। शुवानकुन डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन फिर से सक्रिय हो गया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में 8 गुना अधिक हो गई। किन फैंग पालथी मारकर संरचना में बैठा था, अपनी साधना तकनीक का उपयोग करते हुए पूरी शक्ति से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और समय समय पर मन को एकाग्र करने वाली गोली मुंह में डाल रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी भावनाएं हर समय शांत रहें। चीसागर के भीतर 5 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जाएं तेजी से मजबूत हो रही हैं। असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जाएं छिद्रों के माध्यम से नाड़ियों में प्रवेश करती हैं, प्रवाहित होती हैं और अभिसरित होती हैं, और संपीड़न के बाद वे दंतियन में संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करती हैं। जब किन फैंग एकांत में थे, तब लू शियुवन और शियाओ यून भी ऊब महसूस कर रहे थे और खाली नहीं बैठे थे। दोनों ने वोनियू पर्वत के वातावरण को पूरी तरह से बदलने पर चर्चा की। सबसे पहले औषधीय जड़ी बूटियों के सभी खेतों की सफाई की गई और खेतों के विभाजन के अनुसार उनके चारों ओर बांस की बाड़ लगाई गई, ताकि खेतों की मेड़ों को मजबूती मिल सके। इसके बाद पहाड़ी की चोटी पर खुले स्थानों और रास्तों पर फिसलन रोधी पत्थर बिछाए गए। बीस्ट किंग ट्री के पौधे और 10,000 ईयर स्पिरिट टी ट्री को नीले पत्थर की ईंटों को तराशकर विशेष रूप से बनाया गया था और उनके चारों ओर कृत्रिम रूप से एक बड़ा बगीचा बनाया गया था। ये सब करने के बाद लू शियुविन और शियाओ यून किन फैंग की गुफा के बाहर खड़े होकर पूरे वोनियू पर्वत का अवलोकन करने लगे। उस समय औषधीय खेत, सड़कें, खुले मैदान और अन्य खाली स्थान सभी सुव्यवस्थित थे और चांगशेंग तलवार संप्रदाय के समय से बिल्कुल भिन्न नहीं दिख रहे थे। शाओ यून उत्साह से भर उठी। मास्टर जब एकांतवास से बाहर आएंगे तो ये सब देखकर बहुत खुश होंगे, है ना? लेकिन लू शियुवन को जरा भी परवाह नहीं थी और उसने उदासीनता से कहा, ये तो काफी साधारण लगते हैं। सिर्फ ये 2 आध्यात्मिक वृक्ष ही उच्च श्रेणी के हैं। अगली बार जब मैं संप्रदाय लौटूंगा तो तुम्हारे लिए और भी आध्यात्मिक वृक्ष लाऊंगा, भाई। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों ने अपना ध्यान अपने पीछे स्थित गुफा की ओर मोड़ा। उन्होंने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं एक विशाल भंवर बना रही थीं, जो लगातार उस गुफा में प्रवेश कर रही थी जहां किन फैंग एकांत में था। ऐसी विचित्र घटना निश्चित रूप से दूसरों को आश्चर्यचकित कर देती, लेकिन समय के साथ उन दोनों को इसकी आदत हो गई थी। किन फैंग पूरे आधे महीने से एकांतवास में है और अभी भी उसके रुकने का कोई संकेत नहीं है। ये देखकर शियाओ यून के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। यदि उनके गुरु इतनी कम उम्र में ही मूल विकास के चरण तक पहुंच गए, तो उनकी प्रतिभा और क्षमता प्रमुख संप्रदायों के पवित्र पुत्रों और युवा संप्रदाय गुरुओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। और यदि वे अपने गुरु के शिष्य बन जाते हैं, तो वे भी निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। इतनी सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद जियाओ यून में अब वह जोश नहीं रहा जो अमरता के मार्ग पर चलते समय था। अब वह केवल अपने गुरु के मार्गदर्शन में मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन बनना चाहता है। भनभनाहट। शून्य से कांपती हुई आवाजों की एक श्रृंखला आई और आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर की गति धीमी हो गई और अंत में धीरे धीरे रुक गई। उन दोनों की उम्मीद भरी निगाहों के बीच गुफा का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर सफेद कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया। इस समय किन फैंग ने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया। उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसका पूरा शरीर एक अवर्णनीय कलात्मक कल्पना से भरा हुआ था, जिसने लू शियुवन और शियाओ यून को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। गुरुजी, साधना में आपकी इस सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई।
शाओ यून ने बिना किसी झिझक के बधाई दी, जबकि लू शियुविन ने किन फैंग को उत्सुकता से देखा। कुछ देर बाद, ये समझते हुए कि वह अपने बड़े भाई के साधना स्तर को नहीं समझ सकता, उसने सहज भाव से उत्तर दिया, वह अभी केवल आधारभूत विकास के अंतिम चरण में है। भतीजे, घबराओ मत। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाओ यून शर्मिंदा लग रही थी और बिना कुछ कहे एक तरफ खड़ी हो गई। वह पवित्र पुत्र था, विशाल हाथी संप्रदाय के पूर्व गुरु का इकलौता पुत्र, जिसे प्रेम और स्नेह की भरपूर भेंट चढ़ी थी। दूसरी ओर, उसका गुरु मात्र एक साधारण साधक था, जिसकी प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि विशाल हाथी संप्रदाय के लोगों से अतुलनीय थी। केवल आधे महीने में मध्य स्थापना चरण से अंतिम स्थापना चरण तक पहुंच पाना ही उसकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। और तो और, कौन जाने, हो सकता है कि गुरुजी पहले ही नींव स्थापना के महान पूर्णता स्तर तक पहुंच चुके हों। किन फैंग को उन दोनों लोगों की आध्यात्मिक जांच पड़ताल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे वैसे भी उसे देख नहीं सकते थे। उसने बस इतना पूछा, इस दौरान कुछ हुआ तो नहीं, है ना? जियाओ यून ने तुरंत हाथ जोड़कर जवाब दिया, हाल ही में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छी बात है। किन फैंग ने सिर हिलाया, गुफा के बाहर स्थित प्राचीन स्पिरिट टी ट्री के पास गया, अपनी भंडारण अंगूठी से मानव श्रेणी का स्पिरिट प्लांट लिक्विड निकाला और उसे अपने पास रख दिया, और शियाओ यून को निर्देश दिया कि वह अब से इसे हर दिन पानी दे। पहाड़ का दोबारा चक्कर लगाने के बाद हम आखिरकार एक खाली औषधीय जड़ी बूटी के खेत में पहुंचे। भाई, क्या तुम औषधीय जड़ी बूटियां उगाने जा रहे हो? ये देखकर लू शियुवन तुरंत उत्साहित हो गया, उसकी आंखें चारों ओर ऐसे घूमने लगी मानो वह रोपने के लिए खरपतवार ढूंढ रहा हो। सौभाग्यवश इस दौरान पहाड़ पर उगी हुई खरपतवार साफ कर दी गई थी, इसलिए वह उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं कुछ खास औषधीय जड़ी बूटियां उगाने जा रहा हूं, इसलिए मुझे परेशान मत करो। किन फैंग ने गंभीर भाव से कुछ कहा और बाद वाली ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और बगल के खाली मैदान में खेलने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि शियाओ यून चुपचाप उसके पीछे पीछे निर्देशों की प्रतीक्षा करती रही। किन फैंग ने अपने भंडारक छल्ले से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला, जिसमें चावल के दानों के आकार के कई औषधीय बीज थे। कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जैसे कि 100 भूतों का फूल, रक्तपिपासा घास और विषैली घास। इन जड़ी बूटियों को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जो क्रमशः विषैली ऊर्जा, यिन ऊर्जा और दुष्ट ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। रक्तपिपासु घास एक औषधीय जड़ी बूटी जो दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करती है, को जीवित प्राणियों के शवों पर बोना पड़ता है, और कई विकल्पों में से एक साधक का शरीर सबसे अच्छा होता है। किन फैंग ने कुछ देर सोचा और फिर पहले से इकट्ठा किए गए सभी शवों को बाहर निकाल लिया। औषधीय क्षेत्र में कुल 26 शव खून से लथपथ पड़े थे। शियाओ यून का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन आगे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। हर 10 फीट पर एक गड्ढा खोदें। ये औषधीय जड़ी बूटियां लगाने के लिए बेहतरीन पोषक तत्व प्रदान करते हैं। किन फैंग ने रक्तप्रवंचित घास के बीज निकाले और उन्हें शियाओ यून को देते हुए उन्हें बोने का तरीका सिखाया। फिर वह एक तरफ चले गए और 100 भूत घास और विषैली घास बोने की योजना बनाने लगे। इन औषधीय जड़ी बूटियों में अत्यधिक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा, यिन ऊर्जा और दूषित वातावरण मौजूद होता है। एक निश्चित सीमा तक बढ़ने पर ये वातावरण को बदल सकती हैं, जो औषधीय जड़ी बूटियों से चीक निकालने की तुलना में कहीं अधिक किफायती है। शाओ यून ने तेजी से काम किया और सिर्फ आधे घंटे में 26 रक्तपिपासु घास के पौधे लगा दिए। इस समय औषधीय जड़ी बूटियों के खेत में कब्रों जैसी दिखने वाली 26 छोटी छोटी टीलियां दिखाई दी, और ऐसा लगा मानो पूरे वोनियू पर्वत में ठंडक का एहसास हो रहा हो। दूसरी ओर, किन फैंग ने 100 भूत घास और 100 विषैली घास के पौधे लगाए और फिर उन्हें सींचने के लिए आध्यात्मिक पौधे का तरल पदार्थ निकाला। जिस क्षेत्र में 100 भूत घास लगाई गई थी, जैसे ही किन फैंग ने मानव श्रेणी के आध्यात्मिक पौधे के तरल पदार्थ से उस क्षेत्र की सिंचाई की, मिट्टी से तुरंत एक नीला अंकुर निकल आया और शून्य में तापमान भी काफी गिर गया। यदि सिंचाई जारी रहती है तो घोस्ट ग्रास के अंकुरण की मात्रा बढ़ती जाएगी, वोनियू पर्वत पर यिन ऊर्जा उतनी ही अधिक हो जाएगी और अंततः ये प्रेतवाधित हो सकता है। ये काम नहीं करेगा। किन फैंग ने आध्यात्मिक पौधे के तरल को एक तरफ रखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी नजर गुफा में बने घर की ओर घुमाए और समाधान खोजने लगा। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन फैंग बिना कुछ कहे गुफा की दिशा में देखता रहा, लेकिन उसके बगल में खड़ी शियाओ यून चिंतित होने लगी। पोषण के लिए इस्तेमाल किए गए ये शव अधिकतर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण के साधकों के थे। किन फैंग को चुप देखकर जियाओ यून को चिंता होने लगी कि वह जो औषधीय जड़ी बूटियां लगा रहा है, उनमें शायद पर्याप्त पोषक तत्व न हो। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह हकलाते हुए बोला, गुरुजी, क्या हमें धर्मपरायण कृषक नहीं होना चाहिए? हम ये हानिकारक औषधीय जड़ी बूटियां क्यों उगा रहे हैं? तुम जड़ी बूटियों को पानी देना जारी रखो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। किन फैंग ने मानव योग्य आध्यात्मिक पौधे के तरल से भरी एक और बाल्टी निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। वैसे ध्यान रखना कि तुम्हारे चाचा इस आध्यात्मिक पौधे के तरल को न छुएं। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने के बाद किन फैंग तुरंत वोनियू पर्वत से निकलकर किंग हेफांग की ओर चल पड़ा। किन फैंग को अभी अभी एक अच्छा विचार आया है। चूंकि स्पिरिट गैदरिंग एरे आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है, इसलिए इसे यिन ऊर्जा, बुरी ऊर्जा और दूषित ऊर्जा को भी एकत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम हम औषधीय क्षेत्रों के उस इलाके को सील करने का कोई तरीका तो ढूंढ ही सकते हैं।
इसके लिए हमें बस इन जड़ी बूटियों द्वारा स्रावित आभा को दबाना होगा और जादुई वस्तु की बोतल का उपयोग करके इसे नियमित रूप से एकत्र करना होगा। तिशानफांग की यह यात्रा न केवल आपूर्ति एकत्र करने के लिए है, बल्कि यान्युलू से यह पता लगाने के लिए भी है कि क्या 10,000 आत्माओं के पुराने पूर्वज की मृत्यु हो गई है। एक बार जब वह अपने रास्ते पर निकल जाएगा तो उसका जीवन कहीं अधिक स्थिर हो जाएगा। एक पल के बाद किन फैंग ने लकड़ी की आध्यात्मिक नाव को तिशान बाजार के प्रवेश द्वार तक चलाया, नाव को एक तरफ रखा, अपने पूरे शरीर को स्वर्ग आवरण वस्त्र से ढक लिया और फिर धीरे धीरे बाजार में प्रवेश किया। दोपहर का समय था। बाजार में कई साधक मौजूद हैं और सड़कें लोगों से भरी हुई हैं। कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित रखते हुए साधारण लोगों की तरह दिखते हैं, जबकि अन्य लोग आडंबरपूर्ण व्यवहार करते हैं और सीधे तौर पर अपनी साधना का स्तर प्रकट करते हैं। किन फैंग जैसे कुछ ही लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और अपनी आभा और रूप को छिपाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहने हुए थे। जब किन फैंग यान्यू टावर पहुंचे और अपना पहचान पत्र जमा कराया तो संयोगवश उनकी मुलाकात ली किंग से हुई, जो वहां से निकलने ही वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। इसके बजाय वे एक साथ दरवाजे की ओर चल पड़े। आंटी, बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ। आज मैं तिशानफांग से गुजर रही थी तो सोचा कि रुक जाऊं। क्या आप बाहर जाने का प्लान बना रही हैं? काले वस्त्र पहने किन फैंग ली किंग के बगल में चल रहे थे और अनौपचारिक शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे। जैसे ही ली किंग बाहर निकली, उन्होंने नीले रंग की शंकु के आकार की टोपी पहन ली, जिस पर एक घूंघट सिला हुआ था। साथ ही हल्के नीले रंग की लंबी स्कर्ट भी पहनी, जिससे उनका रूप असाधारण लग रहा था। ली किंग ने चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा 10,000 आत्माओं के पूर्वज के बारे में चिंतित हैं, है ना? वह अपनी चाची और 10,000 आत्माओं के पूर्वज दोनों की परवाह करता है। मामला सुलझ गया है। मैं इस बार आपसे मिलने के लिए व्यापारिक सिलसिले में जा रहा था। बोलते बोलते उसने हाथ बढ़ाया और धातु जैसी चमक वाली एक छोटी काली बोतल मुझे सौंप दी। बोतल आध्यात्मिक ऊर्जा से जगमगा रही थी, जो स्पष्ट रूप से आत्मा को कैद करने और सील करने के लिए बनाई गई थी। तुम्हारा दुश्मन अंदर है, इसे जल्दबाजी में मत खोलो और उसे बाहर मत निकालो। ली किंग ने एक अनौपचारिक टिप्पणी की और फिर किन्यू के बारे में शिष्टाचार का आदान प्रदान शुरू कर दिया। हालांकि किन्यू ने साधना शुरू करने का सबसे अच्छा समय गंवा दिया था, लेकिन वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और स्वयं के प्रति बेहद सख्त थी। अब राक्षस संप्रदाय की तकनीकों को सीखने में उसकी प्रगति को तीव्र कहा जा सकता है। किन फैंग ली किंग के पीछे पीछे चल रही थी और चुपचाप लिंगजो के बारे में उसकी बातें सुन रही थी। देखते ही देखते वे दोनों बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गईं। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन मेरी अपनी बेटी है। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचाना पसंद करूंगा। अब शियाओ युए ने राक्षस संप्रदाय में अपनी जगह बना ली है। 3 महीने में राक्षस संप्रदाय में 100 साल में एक बार होने वाला राक्षस संघ चयन समारोह होगा। मुझे लगता है कि शियाओ युए ही इसे कर सकती है। जब उसने ये शब्द कहे तो ली किंग के लहजे में गर्व झलक रहा था। किन फैंग ने थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा, आंटी, आप इतनी आत्मविश्वासी क्यों हैं? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शुरू में शियाओ युए बाकी लोगों से कुछ पीछे थी, लेकिन आपने उसे जो पत्थर दिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब शियाओ युए को सिर्फ अपनी साधना के स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है, और क्या आपने इसके सभी दुष्प्रभावों को दूर नहीं कर दिया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किन फैंग ने ली किंग की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। चाहे वे साधक हों, दुष्ट साधक हों, या राक्षस संप्रदाय जैसी किसी चीज के अभ्यासी हों, हर किसी में जिस चीज की कमी है वह प्रतिभा या इच्छाशक्ति नहीं, बल्कि समय है। साधना करना मनुष्य और आकाश दोनों के विरुद्ध संघर्ष है। यदि किसी का जीवन काल अपर्याप्त हो तो 10 में से 8 या 9 लोग इतिहास की लंबी नदी में धूल के कणों में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अनेक साधक अपना जीवन अपनी साधना में व्यतीत करते हैं। अब जबकि किन्यू ने बड़ी संख्या में ब्लड स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर लिया है, इसलिए जीवन काल उसकी सबसे कम चिंता का विषय होगा और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाना है। भविष्य में अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। आखिर मैं तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। उसे निर्देश देने के बाद ली किंग ने एक उड़ने वाली जादुई वस्तु निकाली और उड़ गई। किन फैंग वहां स्तब्ध खड़ा रहा, भावुक होने के साथ साथ उत्सुक भी था। क्योंकि ली किंग आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी, न ही तेजू द्वारा उपयोग की जाने वाली जादुई शक्ति का, लेकिन इसमें वास्तविक ऊर्जा उतार चढ़ाव थे और इसके उपयोग आध्यात्मिक शक्ति के समान प्रतीत होते थे। ये दुनिया वाकई चमत्कारों से भरी हुई है। किन फैंग ने आह भरी, फिर मुड़कर सामान खरीदने के लिए वापस बाजार की ओर चला गया। कियान पवेलियन के काउंटर के अंदर जीलिंगर को देखे हुए काफी समय हो गया है और वह काफी बदल गई है। अपने मनमोहक न्यान नक्श, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और लंबी सफेद पोशाक के साथ वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक की अनूठी आभा बिखेर रही थी। नश्वर जगत के लिए वह धरती पर अवतरित परी के समान थी। वह काउंटर के पीछे बैठी थी, संतुष्ट भाव से एक ऐसा फल खा रही थी जो बहुत पुराना नहीं था, और उसकी चमकदार और शरारती आंखें लगातार दरवाजे के पास से गुजरने वाली भीड़ को देख रही थीं। मेरे प्रिय दाववादी, आप में एक असाधारण आकर्षण है। आप क्या खरीदना चाहेंगे? दरवाजे पर काले कपड़े पहने एक आदमी को देखकर जीलिंग एर तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। सामान खरीदें, किन फैंग ने वांग टेंग की आवाज में जवाब दिया, फिर सीधे काउंटर की ओर चलकर कहा।
मैं एक दुष्ट साधक हूँ और मैं वर्तमान में द्वेषपूर्ण ऊर्जा का संवर्धन कर रहा हूँ। क्या ऐसी कोई चीज है जो द्वेषपूर्ण ऊर्जा को अलग कर सके? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसे सीधे सादे शब्दों ने जी लिंग एर को चौंका दिया। पहले तो उसने भौहें चढ़ाई, फिर बोली, हमारे पास सामान तो है लेकिन वह काफी महंगा है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। जी लिंगर ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी और अपने बगल वाली शेल्फ की ओर चली गई। वह झुकी और शेल्फ के नीचे से एक काला डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलने पर हथेली के आकार की गोल काले रंग की जेड की बोतल मिलती है। यह एक स्पिरिट फिएंड बॉटल है। जब इसमें आध्यात्मिक शक्ति या रक्त शक्ति डाली जाती है तो यह लगातार 3 दिनों तक काम कर सकती है और 20 फीट के दायरे में मौजूद राक्षसी ऊर्जा को स्वतः अवशोषित कर लेती है। इसकी कीमत 30,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। क्या ऐसी कोई चीज है जो यिन ऊर्जा और दूषित वातावरण को एकत्रित कर सके? स्पिरिट यिन बॉटल और स्पिरिट मियास्मा बॉटल का उद्देश्य एक ही है। इनके अलावा स्पिरिट पॉइजन बॉटल भी है। क्या आप एक लेना चाहेंगे? मुझे इन तीनों प्रकार की बोतलों में से प्रत्येक की 2-2 बोतलें चाहिए। ये तीनों प्रकार की बोतलें क्रमशः बुरी ऊर्जा, यिन ऊर्जा और दूषित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो राक्षस की गोली को परिष्कृत करने के लिए किन फैन की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करती हैं। क्योंकि अब वे आधारभूत स्थापना के चरम चरण तक पहुंच चुके हैं और एक ऐसी बाधा का सामना कर रहे हैं जिससे वे अब आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किन फैंग ने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने और अपनी भावनाओं को बदलने के लिए राक्षस गोली का उपयोग करने पर विचार किया ताकि वह अपनी बाधा को दूर कर सके। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो आध्यात्मिक फल और अन्य गोलियां भी मौजूद थीं। जब जी लिंगर बोतल लेने गई तब किन फैंग ने कुछ अन्य सामान चुने, अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदी और स्पिरिट स्टोन से उनका भुगतान किया और फिर बिना रुके वो न्यू पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। लकड़ी की बनी आध्यात्मिक नाव पर खड़े होकर किन फैंग पहाड़ों और नदियों को निहार रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह केवल 1.5 साल से अमरता की साधना कर रहा है और वह जल्द ही अपना मूल स्वरूप बनाने वाला है। संश्लेषण करने की क्षमता को एक तरफ रख दे तो जिस गति से वह इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अकेले ही अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। माउंट वोनियू पर आध्यात्मिक पौधे के रस से सींचने के बाद 3 नए लगाए गए औषधीय पौधे अंकुरित होकर बढ़ गए हैं। सौभूत घास यिन ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, विषैली घास विषैली ऊर्जा उत्पन्न करती है और रक्तपिपासु घास बुरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। पूरा औषधीय क्षेत्र विभिन्न गैसों से घिरा हुआ था और अन्य औषधीय जड़ी बूटियां भी प्रभावित होकर कुछ हद तक मुरझाई हुई प्रतीत हो रही थीं। गुरुजी, आप आखिरकार लौट आए। मुझे इन औषधीय जड़ी बूटियों की सिंचाई रोकनी पड़ी क्योंकि इनसे निकलने वाली गैस बहुत तेज थी। अगर हम सिंचाई जारी रखते तो बाकी जड़ी बूटियां मुरझा जाती। किन फैंग को वापस आते देख शियाओ युन का चेहरा तुरंत शांत हो गया। मुझे पहले एक बार देख लेने दीजिए। जैसे ही किन फैंग औषधीय जड़ी बूटियों के खेत में दाखिल हुआ, बुरी ऊर्जाएं मानो अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगी। किन फैंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके खुद को बचाया और फिर तीनों बोतलों को जमीन पर रख दिया। जैसे ही शराब की बोतल दिखाई दी, गैस मानो अपने दुश्मन से टकरा गई और तुरंत बोतल के मुंह से अंदर घुस गई। उत्पन्न हुई गैस की हर एक बूंद तुरंत शराब की बोतल में समा गई। कुछ ही समय में औषधीय क्षेत्र एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। पानी देते रहो। यह विधि कारगर देखकर किन फैंग ने शियाओ युन को पानी देना जारी रखने के लिए कहा, जबकि उसने बगल के औषधीय खेत में अगली बार लगाए जाने वाले औषधीय जड़ी बूटियों की योजना बनाई। किन फैंग ने औषधीय जड़ी बूटियां रसायन विद्या के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने और पर्वत में कलात्मकता का स्पर्श जोड़ने के लिए लगाई थी। इसलिए जब किन फैंग तिशानफांग में सामान खरीद रहा था तो उसने अमर वृक्ष का बीज भी खरीद लिया, जो आध्यात्मिक वस्तुओं में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करता था। अमर वृक्ष आध्यात्मिक वृक्षों से भिन्न होते हैं। इनका विकास चक्र लंबा होता है, 1 इंच ऊंचा होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, जबकि आध्यात्मिक वृक्षों के आकार तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जहां तक पुष्पन और फलने फूलने की बात है, प्राचीन ग्रंथों में अमर वृक्षों के अनेक विवरण मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही अमर वृक्ष को पुष्पित और फलित होते देखा है। आखिरकार ऐसे आध्यात्मिक प्राणियों को विकसित होने में हजारों साल लग जाते हैं, जो एक साधारण साधक के जीवनकाल से कहीं अधिक है। 3 दिन बाद किन फैंग ने पर्याप्त मात्रा में द्वेषपूर्ण ऊर्जा, यिन ऊर्जा और विषैले वातावरण को एकत्रित किया और अपनी संश्लेषण क्षमता का उपयोग करके कुल 8 मानव स्तरीय 3 पैटर्न वाली राक्षस गोलियां तैयार की। जब वे गुफा से बाहर निकले, योजना के अनुसार शाओ युन ने पर्वत की चोटी पर बची हुई सभी औषधीय जड़ी बूटियों को एक औषधीय खेत में स्थानांतरित कर दिया और शेष 8 औषधीय खेतों में अमर वृक्ष के बीज बो दिए गए। गुरुजी, पानी डालने के बाद भी ये बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहे हैं? शाओ युन ने लगातार 3 दिनों तक पौधों को पानी दिया और धीमी गति से बढ़ने वाला बीस्ट किंग ट्री भी लंबा हो गया, लेकिन औषधीय क्षेत्र में नए लगाए गए पौधों में जड़ पकड़ने या अंकुरित होने के कोई संकेत नहीं दिखे। ये पौधे अलग हैं, बस इसे वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूँ। किन फैंग ने कुछ कहा, फिर एक गहरे लाल रंग की राक्षस गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वज्र और ची एवं रक्त की गोली के विपरीत राक्षस की गोली मुंह में डालते ही ठंडक और ताजगी का एहसास होता है। फिर ऐसा लगता है मानो वे किसी बर्फीली गुफा में गिर गए हों और उनके मुंह से सफेद ठंडी हवा निकलने लगती है। नसें, मांस और हड्डियां लगातार ठंड के संपर्क में आती रहती हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी बर्फीली जादुई दुनिया में हों।
यद्यपि किन फैंग अब नींव स्थापना की महान पूर्णता के चरण तक पहुंच चुका है, फिर भी वह ठंड से कांप रहा है। जब ठंड गायब हो गई और उसका शरीर सामान्य हो गया तो किन फैंग ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो गया है और उसकी फुर्ती में भी काफी सुधार हुआ है। वे केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके आसानी से चकमा दे सकते हैं। ये राक्षस की गोली वाकई अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट मौजूद नहीं है। किन फैंग ने आह भरी और एक और राक्षस गोली अपने मुंह में ठूंस ली, जबकि शियाओ यून पास खड़ी होकर लालसा भरी निगाहों से उसे देखती रही। हालांकि उसे इन गोलियों का उद्देश्य नहीं पता था, लेकिन जियाओ यून असामान्य घटनाओं को देखकर समझ गया था कि ये सभी अच्छी चीजें थीं। उस समय गर्मी का मौसम था। चिलचिलाती धूप में बस खड़े रहने से ही कोई पसीने से भीग जाता, लेकिन किन फैंग चारों ओर भीषण ठंड से घिरा हुआ था, यहां तक कि जमीन भी पाले की एक परत से ढकी हुई थी। जैसे ही 7वीं राक्षस गोली उसके मुंह में डाली गई, ठंडक का एहसास काफी कम हो गया था और उसके शरीर को सुधारने पर इसका प्रभाव पहले जितना मजबूत नहीं था। शियाओ यून को उत्सुकता भरे चेहरे के साथ एक तरफ खड़े देखकर किन फैंग ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। जब शियाओ यून उसके पास आया तो उसने अपनी भंडारण अंगूठी से आखिरी राक्षस गोली निकाली और उसे अपनी हथेली में रख लिया। गोली पर बने 6 पैटर्न देखकर जियाओ यून बेहद खुश हो गई और खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, गुरुजी, यह क्या है? ये राक्षस की गोली है जो आपके शरीर को मजबूत बना सकती है। इसे आजमाएं और देखें कि यह कैसे काम करती है। गुरुजी, मैं ये गोली बेचकर कुछ दूसरी गोलियां खरीदना चाहता हूं। मैं अभी केवल ची शोधन का अभ्यासी हूं, मेरे लिए मानव स्तरीय गोलियां लेना व्यर्थ होगा। शियाओ यून का चेहरा असहज हो गया और अनायास ही उसका चेहरा लाल हो गया। मैं जो भी खाने को कहूं वही खाओ। जब तक तुम अच्छे आचरण का पालन करोगे, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। किन फैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर दूर चली गई। शियाओ यून की आंखों में दिल का दर्द झलक रहा था, लेकिन अंत में उसने अपना सिर पीछे झुकाया और राक्षस की गोली निगल ली। किन फैंग ने अपना सिर घुमाकर उस पर एक नजर डाली। जब शियाओ यून ने राक्षस की गोली ली तो उसका पूरा शरीर तुरंत बर्फ की तरह जम गया और उसके पैर पाले से ढक गए, जिससे धूप में लगातार ठंडी हवा निकलती रही। बर्फ जितनी सख्त होगी, असर उतना ही बेहतर होगा। ये पुष्टि करने के बाद कि दूसरा पक्ष किसी भी खतरे में नहीं है, किन फैंग सीधे वन्यू पर्वत के बगल में स्थित एक प्राकृतिक पत्थर की पटिया की ओर चल पड़ा। यहां खड़े होकर आप मीलों दूर तक फैले पहाड़ों को देख सकते हैं। हम इस बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं? पहाड़ों को निहारते हुए किन फैंग ने विभिन्न पुस्तकों में दर्ज कोर फॉर्मेशन तकनीकों पर विचार किया, लेकिन उसका दिमाग धुंध में डूबा रहा और उसे कोई सुराग नहीं मिला। काश मेरे पास कोई गुरु होता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा सस्ता गुरु मर चुका है। किन फैंग निराश दिख रहा था और उसने 1000 साल पुराना लकड़ी का आध्यात्मिक फल निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और चबाने लगा। इन्हें कुछ दिन पहले तिशानफांग से खरीदे गए आध्यात्मिक फलों से संश्लेषित किया गया था। कुल मिलाकर 3000 वर्ष पुराने और 10,000 वर्ष पुराने लकड़ी के आध्यात्मिक फल संश्लेषित किए गए। ये वे तुरुप के पत्ते हैं जिनका उपयोग किन फैंग कोर निर्माण चरण की बाधा को दूर करने के लिए करने की योजना बना रहा है। मीठा रस उसकी जीभ पर फूट पड़ा, लेकिन किन फैंग ने उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने शरीर से निकलने दिया। आधारभूत स्थापना की महान पूर्णता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति की कमी नहीं होती, बल्कि मूल निर्माण में प्रवेश करने के अवसर की कमी होती है। किन फैंग ने लकड़ी की आत्मा का फल इसलिए चुना क्योंकि वह उससे कुछ समझना चाहता था और यह देखना चाहता था कि क्या वह लकड़ी की आत्मा के दाव शरीर को जागृत कर सकता है। डिंग शुली के साथ साधना करने के बाद उसने पहले ही दाव बॉडी का कुछ अंश प्राप्त कर लिया था। अब बड़ी मात्रा में वुड स्पिरिट फ्रूट का सेवन करके वह वुड स्पिरिट दाव बॉडी को जागृत करने में सक्षम हो सकता है। भनभनाहट। जब फल का आखिरी टुकड़ा उसके मुंह में गया तो किन फैंग को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो, मानो वह किसी रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया हो जहां उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। लेकिन यह अवस्था क्षणिक थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। किन फैंग वहीं स्थिर खड़ा रहा, उसने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उत्साह का भाव व्यक्त किया। भले ही आपको सफलता की उम्मीद दिखाई दे, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप असफलता पर काबू पाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। किन फैंग ने अपने भंडारण वलय से 1000 साल पुराना लकड़ी का आध्यात्मिक फल निकाला और उसे धीरे धीरे खाया, अपनी आंखें सिकुड़कर अपने मुंह और मन में उत्पन्न होने वाली अद्भुत संवेदनाओं का सावधानीपूर्वक आनंद लिया। लगातार 3 वुड स्पिरिट फ्रूट्स का सेवन करने के बाद किन फैंग उस रहस्यमय अवस्था में सटीक रूप से प्रवेश करने में सक्षम हो गया, मानो उसने पहाड़ों में किसी भी पौधे के साथ एक तरह की निकटता विकसित कर ली हो। रहस्यमय अवस्था के गायब होने के बाद किन फैंग ने आराम से चौथा फल, 10,000 साल पुराना लकड़ी का आत्मा फल निकाला। दूसरी ओर दीर्घायु तलवार संप्रदाय के खंडहर अब पाताल लोक आत्मा महल में परिवर्तित हो गए हैं और सभी 28 पर्वत शिखरों को पाताल लोक आत्मा महल में समाहित कर लिया गया है। पूर्व मुख्य शिखर का नाम बदलकर अब यम शिखर कर दिया गया है। यद्यपि मुख्य हॉल और कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन पाताल लोक के लोगों ने यहाँ एक नया मुख्य हॉल पुनर्निर्मित किया है और उसका नाम यम हॉल रखा है। इस समय अंडरवर्ल्ड हॉल के प्रमुख सदस्यों का एक समूह मुख्य हॉल के दोनों ओर खड़ा था, जबकि हान तेजू हॉल मास्टर की कुर्सी पर चिंतित भाव से बैठा था। उप हॉल मास्टर, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। बुनियादी ताकत के बिना नेदरवर्ल्ड हॉल किसी भी समय संकट का सामना कर सकता है। ग्रीन बटरफ्लाई ने हान तेजू को खाली निगाहों से देखा, जबकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अन्य साधक भी सुन्न होकर देख रहे थे।
जब से नेदरवर्ल्ड हॉल ने इस स्थान पर कब्जा किया और खुले तौर पर एक नया संप्रदाय बनने की घोषणा की, तब से आसपास के घोस्ट किंग संप्रदाय, स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय और हावरान संप्रदाय सभी ने अपना विरोध व्यक्त किया है। वास्तव में कोर फॉर्मेशन चरण के कई बागी साधक अक्सर आकर परेशानी पैदा करते रहे हैं। 1 महीने से भी कम समय में अंडरवर्ल्ड हॉल से कई बार उसके संसाधन लूटे जा चुके हैं। वे केवल मूल गठन चरण के साधक हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं मानता। आप सब तब तक इंतजार कीजिए जब तक संप्रदाय सुचारू रूप से चलने लगे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ताइजू ने भावहीनता से कुछ कहा, फिर एक काला चोला पहना और मुख्य हॉल से बाहर निकलकर वोनियू पर्वत की ओर उड़ गया, अपने इरादों को छिपाने का कोई प्रयास किए बिना। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना कमीज पहने शाओ यून लकड़ी की बाल्टी से खेत में औषधीय जड़ी बूटियों की सिंचाई कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसकी मांसपेशियां तैरते हुए अजगर की तरह उभर आईं और उसकी कांस्य रंग की मांसपेशियों की रेखाएं बेहद चिकनी थीं। लू शियुवन, जो बिना शर्ट के था और अपने मोटे शरीर को दिखा रहा था, एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी लिए हुए था और शियाओ यून से शेखी बघार रहा था। छोटे भतीजे, तुम्हारी ताकत भी कुछ खास नहीं है। मेरा बड़ा भाई बेहद कंजूस है और शायद उसने तुम्हें कभी कुछ अच्छा नहीं दिया। वो मुझे खाने पीने और मनोरंजन के लिए भी बाहर नहीं ले जाता। क्यों ना तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें हर दिन आध्यात्मिक फल दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शाओ यून अपने इस 7 वर्षीय मार्शल अंकल की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, फिर भी वह उनके सामने बेबस था। आखिरकार मार्शल अंकल होने की बात को छोड़ दे तो वह सिर्फ एक 7 वर्षीय बच्चा ही तो था। लू शियुवेन को अमर वृक्ष की एक और कोमल कली पर पैर रखते देख शियाओ यून को लगा जैसे उसका सीना गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सकी और केवल असहाय होकर इतना ही कह सकी, गुरुजी, आप पहले वापस जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं बाद में आकर आपसे शिष्य बनने के लिए कहूंगा। हे, तो बात पक्की हो गई। एक बार जब तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो मेरे साथ मौज मस्ती और खेल कूद के लिए किसी जगह आना मत भूलना। लू शियुवन बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत लकड़ी की बाल्टी नीचे गिरा दी और अपने आंगन की ओर दौड़ पड़ा। क्लैंग, लकड़ी की बड़ी बाल्टी खेत में गिर गई और तुरंत ही अमर वृक्ष के 2 पौधों को कुचल दिया। सौभाग्य से ये पौधे इतने नाजुक नहीं थे, उन्हें बस सहारा देकर थोड़ी मिट्टी से घेरने की जरूरत थी। अगले दिन आध्यात्मिक पौधे के रस से सींचने पर वे अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकते थे। सूरज पहले ही डूब चुका था। शाओ यून ने लकड़ी की 2 बाल्टियां, एक बड़ी और एक छोटी, अपने आंगन में रख दी, फिर उस गुफा की ओर देखा जहां उसका गुरु था। उसकी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। दिन में राक्षस की गोली खाने के बाद वह बेहोश हो गया। गोली का असर खत्म होने के बाद ही उसे पता चला कि उसका गुरु अपनी गुफा में लौट आया है और एकांतवास में चला गया है। असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा धाराओं ने एक विशाल भंवर का निर्माण किया और गुफा की ओर अभिसरित हुई। यह आध्यात्मिक ऊर्जा पिछली आध्यात्मिक ऊर्जा से भिन्न थी, जिसमें एक मधुर सुगंध थी। मास्टर को इस बार सफलता मिल जानी चाहिए, है ना? शाओ यून ने आह भरी, लेकिन उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। पहले जब वह चांगशेंग तलवार संप्रदाय के लियुन शिखर पर था, तब वह एक साधारण बाहरी शिष्य था। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक का शिष्य बन पाना उसकी पिछली स्थिति की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे गुरु की प्रतिभा इतनी अद्भुत होगी। 1 महीने से भी कम समय में वह नींव स्थापना के मध्य चरण से अब मूल निर्माण चरण तक पहुंचने में सक्षम हो गए थे। बूम! ठीक तभी पर्वत द्वार की संरचना पर हमला किया गया और तुरंत ही एक लड़के की आवाज, जिसमें अभी भी बचकाना लहजा था, गूंज उठी। क्या भाई फैंग यहाँ हैं? मुझे एक अत्यावश्यक काम है। वहां कौन जाएगा? इससे पहले कि जियाओ यून कोई प्रतिक्रिया कर पाती, लू शियुवेन एक धुंधले रूप में परिवर्तित हो गया और अपने हाथ में एक उड़ने वाली तलवार घसीटते हुए, जो एक दरवाजे के पैनल की तरह दिखती थी, फॉर्मेशन से बाहर निकल गया। पर्वत द्वार के बाहर हान तेजू चिंतित दिख रहा था और जब उसने पर्वत रक्षक संरचना से ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित होते देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत निराशा का भाव आ गया, क्योंकि जो आया वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशाल उड़ने वाली तलवार थी। अरे बाप रे, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? हान तेजू ने क्रोध से शाप दिया और उसके हाथ पल भर में काली गैस से घिर गए। फिर उसने विशाल उड़ती हुई तलवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह अपने रास्ते से भटक गई। आप कौन हैं? लू शियुवन ने काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को हताश भाव से देखा। ताइजू ने अनिच्छा से काला वस्त्र उतारा और अपने शब्दों को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। वाइस हॉल मास्टर। लू शियुवन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवार को म्यान में रख लिया और निराश होकर कहा, तुम दोनों अपनी आभा छिपा रहे हो और काले वस्त्र पहने हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे जल्दी से अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढ रहा हूँ। ताइजू ने उदास मन से कुछ कहा और फिर लू शियुवन को वोनियू पर्वत की ओर धकेल दिया। वरिष्ठ महोदय, मेरे स्वामी जी इस समय एकांतवास में हैं। आपको उनसे क्या काम है? हालांकि जियाओ यून हान तेजू को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका मार्शल चाचा उससे काफी परिचित प्रतीत होता है, तो वह कम सतर्क हो गया। हान तेजू ने किनफैंग की गुफा की ओर देखा और यह महसूस करते हुए कि अंदर बैठा व्यक्ति कोर फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी चिंता कुछ कम हुई और फिर उसने अपनी नजर शियाओ यून की ओर घुमाई। तुम मेरे शिष्य हो, भाई फैंग?
संबोधन से अंदाजा लगाते हुए जियाओ युन ने तुरंत अनुमान लगाया कि काली ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला साधक भी उसके गुरु का मित्र था और उसने तुरंत सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जूनियर शियाओ युन ने मार्शल अंकल का अभिवादन किया। हान तेजू ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन अपने स्टोरेज रिंग से 2 मध्यम श्रेणी की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स निकाली और उन्हें सौंप दी। धन्यवाद चाचा गुरुजी। शियाओ युन को गोलियां पाकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत अपने आंगन से मेज कुर्सियां मंगवाईं, फिर चाय बनाई और नाश्ता परोसा। गुफा के अंदर किन फैंग आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाले कक्ष के अंदर पालथी मारकर बैठा था और बाहर मौजूद तीनों लोगों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। हालांकि वह पहले से ही ज्ञान की अवस्था में था और कोई भी बड़ी घटना इस अवस्था को भंग नहीं कर सकती थी। यह महसूस करते हुए कि ताई जू को कोई जल्दी नहीं थी, किन फैंग ने अपनी चेतना को एक तरफ कर लिया और फूलों, पौधों और पेड़ों की जीवंतता को समझने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करना जारी रखा। इस अवस्था में किन फैंग आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से पहचान सकता है और लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण को भी तेज कर सकता है। शरीर की नसों में लकड़ी तत्वीय ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रवाहित हो रहा था, जो शरीर में बची हुई कुछ अशुद्धियों को बार बार धोकर साफ कर रहा था। यहाँ तक कि संरचना भी केवल लकड़ी तत्वीय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगी, जिससे अन्य तत्वीय आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से अलग हो गई। भनभनाहट। तभी किन फैंग की त्वचा और मांस फड़कने और कांपने लगे और उसकी त्वचा पर हरे रंग की रोशनी की लकीरें चमकने लगी, मानो उसमें लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण हो और उसकी अवशोषण गति में काफी वृद्धि हुई। इस अवस्था में किन फैंग को महसूस हुआ कि उसका शरीर एक बार फिर मजबूत हो रहा है। उस विचित्र घटना के समाप्त होने के बाद किन फैंग ने धीरे से बल लगाया और उसके शरीर के चारों ओर तुरंत एक हरी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई, जो साधारण साधकों की सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की लकड़ी की मौलिक ऊर्जा द्वारा स्वतः उत्पन्न होती है, जबकि साधारण साधकों को अपनी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति अपने दांतियान के भीतर से प्राप्त करनी पड़ती है। किन फैंग ने एक तेज लोहे का चाकू निकाला और उसे अपनी हथेली पर मारा, जिससे तुरंत एक कर्कश खरोंच की आवाज आई। किन फैंग ने आंखें सिकोड़कर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और उसकी आंखों में तुरंत खुशी की झलक दिखाई दी। तो यह है वुड स्पिरिट दाओ बॉडी। ये काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अपनी पिछली गहन अवस्था के बचे हुए प्रभावों का लाभ उठाते हुए किन फैंग ने एक बार फिर 5 सम्राटों की ईश्वर हत्या तकनीक को सक्रिय किया। लेकिन इस बार ये केवल लकड़ी तत्वीय ऊर्जा को ही अवशोषित नहीं कर रहा है, बल्कि एक साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी 5 तत्वों को अवशोषित कर रहा है। वुड स्पिरिट दाओ बॉडी के अतिरिक्त लाभ के साथ किन फैंग ने एक ही बार में कोर फॉर्मेशन चरण को पार करने की योजना बनाई। गुफा के बाहर हान तेजू और बाकी 2 लोग बेहद ऊबकर इंतजार करते रहे। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि गुफा के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय रुक गया है, तो उन सभी ने अनुमान लगाया कि किन फैंग एकांतवास से बाहर आने वाला है और तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही समय बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की असंख्य धाराएं फिर से उमड़ने लगी। लू शियुवन ने प्रशंसा का भाव दिखाते हुए कहा, जब तक तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज को पार नहीं कर लेते, तब तक तुम एकांतवास नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी ये दृढ़ता सचमुच तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनने के योग्य बनाती है। शाओ युन ने भी उत्साहपूर्ण भाव दिखाया, लेकिन ताई जू ने गुफा के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा गुणों को देखते हुए भौहें चढ़ा ली। वह जानता था कि किन फैंग के पास पंचगुणों वाली मिश्रित आध्यात्मिक जड़ है और यहाँ एकत्रित हुई आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से लकड़ी गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्तमान उतार चढ़ाव ही सामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई फैंग अभी कुछ कर रहे थे? ताइजू ने भौहें चढ़ाकर लू शियुवन और शियाओ युन की ओर देखा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे करके चाय पीता रहा। वह मन ही मन जानता था कि अंडरवर्ल्ड हॉल का मामला किन फैंग की सफलता के मुकाबले एक छोटी सी बात थी। यदि किन फैंग कोर फॉर्मेशन चरण को पार कर लेता है, तो उसे आसपास के 3 राज्यों की साधना जगत में भी एक शीर्ष व्यक्ति माना जाएगा। सर्वोच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के साथ पाताल लोक के संकट का समाधान किया जा सकता है और उन भेड़ियों के बच्चों को पूरी तरह से पाताल लोक के प्रति समर्पित किया जा सकता है। शून्य में साफ धूप वाला मौसम अचानक उदास हो गया और किसी को पता चले बिना ही वोनियू पर्वत के ऊपर अनगिनत काले बादल छा गए। ऊपर काले बादल छाए हुए थे, जिससे बेहद घुटन भरा माहौल बन गया था। हान तेजू, लू शियुवन और अन्य लोग ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। क्या भाई फैंग कोर फॉर्मेशन चरण में प्रवेश करने वाले हैं? मुझे लगा कि वह बस माहौल का जायजा ले रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गंभीर होगा। हान तेजू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। घटना को समझने के बाद उन्होंने तुरंत अपने बगल में बैठे लू शियुवन और शियाओ युन से कहा, मैंने सुना है कि कोर फॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश करते समय बिजली गिरने की विपत्ति आती है। आइए हम सब मिलकर इससे बचाव के उपाय सोचें। वे तीनों गंभीर दिख रहे थे और तुरंत ही अपने भंडारण कक्षों में शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई कलाकृतियों की तलाश शुरू कर दी। आकाश गहरा काला था और मीलों तक फैला हुआ था। यद्यपि बिजली गिरने की विपत्ति मुख्य रूप से वोनियू पर्वत पर केंद्रित थी, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र व्यापक था, जिसमें पूरा झाओ राज्य शामिल था। सांसारिक दुनिया के लोगों को लगा कि भारी बारिश होने वाली है, लेकिन अधिकांश साधकों को पता था कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति उच्चतर स्तर में प्रवेश करने वाला है। यम शिखर पर पाताल लोक के हॉल में
ग्रीन बटरफ्लाई और अंडरवर्ल्ड हॉल के सभी प्रमुख सदस्य अभी भी यहीं हैं और उन्होंने कहीं से भी प्रस्थान नहीं किया है। इस समय भीड़ खुले मैदान में खड़ी होकर शून्य में घट रही विचित्र घटना को देख रही थी। अंततः सबकी निगाहें वोनियू पर्वत की ओर टिक गईं। किसी ने उत्सुकता भरे भाव से कहा, क्या ये किसी क्षेत्र में प्रवेश करने की परीक्षा है? मुझे नहीं पता कि यह मूल निर्माण अवस्था में प्रवेश करने की परीक्षा है या नवजात आत्मा अवस्था में प्रवेश करने की। इस भीषण बिजली गिरने से कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई। ये नींव की स्थापना से लेकर मूल संरचना के निर्माण तक एक महत्वपूर्ण सफलता होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह दिन कब आएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी, जबकि अन्य लोग निराश और चिंतित नजर आए। क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक थे, इसलिए अगला चरण कोर फॉर्मेशन था, जो देखने में तो एक सरल कदम लगता है, लेकिन कुछ लोग शायद इसे अपने पूरे जीवन में कभी पार न कर पाएं। सफलता दिलाने वाली विपत्ति बिजली भयंकर होती है और सफलता प्राप्त करने वाले साधक शायद ही कभी दयालु होते हैं। यद्यपि विपत्ति बिजली बहुत पास दिखाई दी, फिर भी उन्होंने उसे देखने जाने का विचार त्याग दिया। एक दुष्ट साधक, जो एक काली भयावह आभा बिखेर रहा था, ने अधीरता से कहा, सभी को अपने अपने मामलों पर ध्यान देना चाहिए। नेदरवर्ल्ड हॉल की स्थापना के महज 1 महीने में ही कोर फॉर्मेशन के साधकों ने इसे कई बार लूट लिया है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अपनी शक्ति बढ़ाने की बात तो दूर, हम शायद अपनी ही राजधानी खो बैठेंगे। किसान के बोलते ही वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। नेदरवर्ल्ड पैलेस में इसकी देखरेख करने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। इसका सबसे मजबूत सदस्य वर्तमान में केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का अंतिम चरण का साधक है। ऐसी शक्ति तब ठीक होती जब वह अंधेरे में छिपी और बिखरी हुई होती, लेकिन अब जब ये खुले तौर पर पहाड़ पर अपनी स्थिति पर आधारित है, तो यह उच्च स्तरीय साधकों के लिए अन्न भंडार बन गई है। न केवल मुख्य सदस्य संप्रदाय छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही शोधन चरण के साधक भी हाल ही में संप्रदाय में वापस आना बंद कर चुके हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद किसी ने एक अच्छा विचार दिया, क्यों न हम कुछ समय के लिए कहीं छिप जाएं? अगर महल के मुखिया और उपमहल के मुखिया हमसे संपर्क नहीं करते हैं, तो हम वापस नहीं आएंगे। अगर वे सबको बुलाते हैं, तो हम कहेंगे कि हम बाहर साधना कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ डर के साए में न रहना पड़े। बढ़िया विचार है। मैं वांग दामाइजी 42 वर्षों से साधना कर रहा हूँ और मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। मेरे विचार से अभी से बेहतर कोई समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। खुद को वांग दामा कहने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का था, जिसकी त्वचा खुरदरी और गड्ढों से भरी थी और मुहासों के निशानों से ढकी हुई थी। उसने एक काली उड़ने वाली तलवार निकाली, उसे अपने सामने हवा में लहराया, उस पर छलांग लगाई और फिर पीछे मुड़े बिना उड़ गया। ग्रीन बटरफ्लाई दूसरे नंबर पर निकली, उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर। देखते ही देखते यानलुओ पीक पर मौजूद 40-50 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के विशेषज्ञों में से केवल 5-6 ही बचे रह गए। इन लोगों में हान तेजू के करीबी दोस्त, साथ ही वे लोग भी शामिल थे जो बेघर थे और जिन्हें अंडरवर्ल्ड हॉल ने शरण दी थी या जिन्होंने अंडरवर्ल्ड हॉल से एहसान प्राप्त किया था और इस समय वहां से जाने को तैयार नहीं थे। अब क्या करें? शेष बचे कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और अंततः महल के स्वामी और उपमहल स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करने के लिए यम महल में वापस जाने का निर्णय लिया। थोड़े समय में झाओ साम्राज्य की साधना की दुनिया में जहां भी साधक एकत्रित होते थे, जिनमें तिशानफांग, लियुफांग, हुआंग तुफांग, किंगहेफांग और कियानिक सिंह चेंग शामिल थे, लोगों ने शून्य में अजीब घटना को देखा। कम साधना स्तर वाले लोग स्थिर खड़े होकर देखते रहे, जबकि कुछ कोर फॉर्मेशन चरण के विशेषज्ञ उत्सुकता से विपत्ति की बिजली की दिशा में दौड़ पड़े, ये देखने के लिए कि कौन विपत्ति का सामना कर रहा है। इस समय वोनियू पर्वत पर काले बादल छा गए, गरज सुनाई दी और दोपहर में भी रात जैसा माहौल था। हवा जोर से चल रही थी और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही थीं। आसपास के पहाड़ों पर पेड़ों की शाखाएं इधर उधर हिल रही थीं और कमजोर पेड़ बीच से टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य प्राणी उस पर्वत श्रृंखला के बाहर से उन पर उतर आया हो। यह एक भयानक दृश्य था। वोनियू पर्वत एक ऐसी संरचना से सुरक्षित है जो तूफानों और मूसलाधार बारिश के हमलों को रोक सकती है, लेकिन ये बिजली का सामना नहीं कर सकती। बादलों में बिजली चमकी और गरज सुनाई दी। अनगिनत बिजली की किरणें बादलों को चीरती हुई किनफैंग की गुफा की ओर फैलती गईं, मानो कोई बिजली का सांप अपनी जीभ से टटोल रहा हो। ये तो बिल्कुल पागलपन है। इस विचित्र घटना को देखकर हान तेजू की आंखों में तुरंत भय झलक उठा, लेकिन वह जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने बस अपने हाथों को आपस में जोड़ा और उसकी दोनों हड्डियों की उंगलियां तुरंत एक हो गईं, जो उसकी हथेली में लगातार घूमती हुई एक काली गोलाकार ढाल का रूप ले लिया। इसके तुरंत बाद हान तेजू ने एक हस्त मुद्रा बनाई और सीधे असंख्य आत्मा ध्वज से असंख्य आत्मा पूर्वज की दिव्य आत्मा का आह्वान किया। बिजली एक अत्यंत ऊर्जावान और शक्तिशाली पदार्थ है जो स्वाभाविक रूप से बुरी आत्माओं को रोकती है। इस समय असंख्य आत्माओं के ध्वज की शक्ति बिजली के प्रकोप के सामने 1/10वें हिस्से से भी कम हो गई थी। असंख्य आत्माओं के पूर्वज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी नहीं दे रहे थे और केवल एक प्रेत छाया के रूप में ही खड़े थे। गुरुजी, क्या कोई अपना मूल स्वरूप बना रहा है? बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि इस बिजली के प्रकोप से कैसे निपटा जाए। हान तेजू की आंखें चिंतित थीं और चेहरा तनावग्रस्त था, जबकि 10,000 आत्माओं के पूर्वज ने भयभीत होकर अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, ये 3 परम दिव्य संकट है जो मूल निर्माण अवस्था को प्राप्त करने वालों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस संकट से गुजरने वालों द्वारा निर्मित मूल तत्व कोई साधारण स्वर्ण मूल तत्व नहीं है।
स्वर्ण मूल तत्व की प्रतिभा और क्षमता जितनी अधिक होगी, उन्हें उतना ही गंभीर संकट झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि नवजात आत्मा अवस्था के साधक भी इस 3 परम दिव्य संकट को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। पकड़ना। ताइजू ने गुस्से से शाप दिया, फिर अपनी भंडारण अंगूठी से संचार ताबीजों का एक ढेर निकाला और उनमें संदेश भेजना शुरू कर दिया। भाई फैंग, रुक जाओ, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, लकड़ी की कमी की कोई चिंता नहीं है। अगली बार कोर बनाने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। ... गुफा के बाहर शाओ यून तनावग्रस्त दिख रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि सफेद पड़ गई थीं, जबकि लू शियुबिन शून्य में बिजली की लपटों को टकटकी लगाए देख रहा था। उसके हाथ में एक सफेद क्रिस्टल स्पर्श जेड मन का था। ताइजू ने बार बार संचार तावीज भेजकर किन फैंग को रोकने की कोशिश की। मैंने आखिरकार एक बार सफलता हासिल कर ली है, तो यह मामूली स्वर्गीय पद मुझे कैसे रोक सकता है। 10 गुना आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करो, इसे पूरी तरह से अवशोषित करो। गुफा के अंदर किन फैंग बाहर की हलचल और ताइजू और अन्य लोगों की चिंता को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने अपनी पूरी शक्ति से जुबान कुन डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन को सक्रिय किया और दर्जनों मील के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा ने उनके पूरे शरीर को घेर लिया, उनके रोम छिद्रों और स्पर्श बिंदुओं से होकर उनकी नाड़ियों में प्रवाहित होने लगी। यह ऊर्जा लगातार उनके दंतियन में एकत्रित होती रही, जिससे संकुचित होते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती गई। 5 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा, जो मूल रूप से तरल अवस्था में थी, धीरे धीरे गाढ़ी हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में होता है। किन फैंग को अब आकाश और पृथ्वी में होने वाली किसी भी असामान्य घटना की परवाह नहीं थी। वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। भनभनाहट। इस क्षण किन फैंग को ऐसा लगा मानो उसकी आदिम आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। वह स्वयं को चेतना के रूप में जुबान कुन डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन के भीतर पालथी मारकर बैठे हुए देख सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसके शरीर से नीले प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। वुड स्पिरिट बॉडी वास्तव में कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने में मदद करती है। किन फैंग की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और साथ ही वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि वह किस प्रकार का सुनहरा कोर संघनित करेगा। मूल निर्माण अवस्था में साधक की साधना और आत्मा स्वर्णिम मूल में संघनित और केंद्रित हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में साधक की क्षमता पूरी तरह से उनके द्वारा निर्मित स्वर्णिम मूल की क्षमता पर निर्भर करती है। भनभनाहट। जब किन फैंग अभी भी अचेत अवस्था में था, तभी उसके शरीर के भीतर की 5 आध्यात्मिक ऊर्जाएं स्पंदित होने लगी, जिससे एक गोली बनने के हल्के संकेत दिखाई देने लगे। क्लिक। बिजली की एक तेज चमक तुरंत गुफा पर गिरी। किन फैंग की पलकें फड़क उठी, लेकिन उसका शरीर माउंट ताई की तरह स्थिर रहा। इस समय किन फैंग अपनी सारी चिंताओं को पूरी तरह से भूल चुका था और उसकी चेतना पूरी तरह से उसके ची सागर पर केंद्रित थी। सियान रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा किन फैंग के शरीर से धातु, जल, अग्नि और पृथ्वी की 4 आध्यात्मिक ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही थीं। लेकिन किन फैंग इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि उसकी दिव्य चेतना पूरी तरह से उस सुनहरे केंद्र में लीन थी जो बनने वाला था। गड़गड़ाहट। वोनियू पर्वत पर बिजली चमकी और बिजली की इस विपत्ति को देखने आए अनगिनत साधक आसपास की चोटियों पर खड़े हो गए। इनमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण के साधक शामिल थे, जो बिजली की आपदा की शक्ति को करीब से देखना चाहते थे, और कोर फॉर्मेशन के साधक शामिल थे, जो विशेष रूप से यह पता लगाने की कोशिश करने आए थे कि आपदा से गुजर रहा व्यक्ति मित्र है या शत्रु। अंततः मूल निर्माण के चरण में मौजूद साधकों को मध्य श्रेणी के साधकों में माना जाता है। सभी संबद्ध और संबद्ध साधक गुट बनाने और दुनिया भर के साथी साधकों से मित्रता करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गुफा के अंदर किन फैंग अब हिलने डुलने की क्षमता खो चुका है और केवल अपने पेट में बहुरंगी प्रकाश से जगमगाते एक मोती को महसूस कर सकता है जो संघनित हो रहा है। ये किस तरह का सुनहरा अमृत है? क्या गोल्डन कोर को सुनहरा नहीं होना चाहिए? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी आध्यात्मिक जड़ें 5 तत्वों से मिश्रित हैं, जिसके कारण मैं 5 तत्वों के सुनहरे मूल को संघनित करने में सक्षम हुआ? किन फैंग हैरान था, लेकिन इस समय जुबान कुन डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन की गति तेजी से बढ़ रही थी। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के किन फैंग के ची सागर में समाहित हो रही थी, जिससे बन रहे सुनहरे कोर को मजबूती मिल रही थी। क्लिक। वोनियू पर्वत पर स्थित गुफा पर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे जमीन लगातार कांपने लगी। इस समय गोल्डन कोर बनकर तैयार हो गया था और भारी शोर सुनकर किन फैंग जमीन से उछल पड़ा। महज उठने मात्र से ही किन फैंग ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक क्षमताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। उसकी 5 इंद्रियां और 6 बोध शक्ति अधिक तीव्र हो गई हैं, और वह अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किए बिना भी गुफा के बाहर 3 लोगों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उनकी दैवीय चेतना को बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जा सकता था, जिससे वे 2 मील के दायरे में किसी भी हलचल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। काफी लोग इसे देखने आए हैं। आसपास की पहाड़ियों की चोटियां दर्शकों से भरी हुई थीं, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक दुर्बल विद्वान का रूप धारण करने के बाद किन फैंग बिजली के सर्प द्वारा बनाए गए छेद से गुफा से बाहर उड़ गया और शून्य में खड़ा होकर बिजली के आसन प्रकोप की प्रतीक्षा करने लगा। उस क्षेत्र को पार करने के बाद हवा में उड़ने की मेरी क्षमता और भी अधिक परिपूर्ण हो गई है। यह अफसोस की बात है कि मैं इन सफलताओं के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं इससे उबर पाऊंगा या नहीं। किन फैंग मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था।
वोन्यू पर्वत की ओर देखते हुए उसने देखा कि ताइजू उनकी ओर घबराकर चिल्ला रहा था। भाई फैंग, ये 3 परम स्वर्गों की विपत्ति है, कुल 3 हैं। इसे सहन करने की कोशिश मत करो। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और एक को रोक दूंगा। चिंता मत करो। किन फैंग ने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर अपनी भंडारण अंगूठी से सभी मानव श्रेणी के ताबीज निकाले, चाहे वे आक्रामक हो या रक्षात्मक, जिनकी कुल संख्या 100 से अधिक थी। शून्य में बिजली की कड़क से गूंजता हुआ वह भयानक बादल अब मंथन कर रहा था, जिसमें अनगिनत बिजली की चमकें गूंज रही थीं, जो गरज के पहले प्रकोप का कारण बन रही थीं। पलक झपकते ही लगभग 10 फीट लंबा एक चांदी सफेद बिजली का सर्प बादलों से निकला और तेजी से नीचे की ओर हमला कर दिया। उस क्षण किन फैंग को ऐसा लगा मानो वह किसी अवर्णनीय चीज से जकड़ा हुआ हो, पीछे हटने का कोई रास्ता न हो और वह केवल इसे सहन करने में सक्षम हो। यदि वे इस बिजली के सर्प को नहीं रोक पाए तो न केवल उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि वो न्यू पर्वत का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। चलिए फिलहाल इस पहले बिजली के संकट को आजमाते हैं। किन फैंग की आंखों में गंभीरता का भाव था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से यिन यांग माता बाल ढाल निकाली, उसे सक्रिय किया और बिजली के सांप को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। क्लिक। जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, यिन यांग मदर शील्ड की दोनों ढालें तुरंत चकनाचूर हो गईं, लेकिन बिजली के सर्प की शक्ति भी थोड़ी कम हो गई। आशा से भरकर किन फैंग ने तेजी से 20 से अधिक मानव श्रेणी के आक्रमणकारी ताबीज छोड़े। उड़ने वाली तलवार, बिजली का बोल्ट और अग्नि सर्प, ये तीनों प्रकार के ताबीज बिजली के सर्प की ओर तेजी से बढ़े। अंतरिक्ष में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी और बिजली के सांप की शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। किन फैंग ने अपने सामने कई और लोहे की दीवार वाले ताबीज का इस्तेमाल करके उसे रोका। जब बिजली का सांप उसके पास पहुंचा, तब तक वह किन फैंग की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ हो चुका था। गड़गड़ाहट। बादलों से बिजली की दूसरी तेज चमक तेजी से गिरी और पिछली चमक के अनुभव से किन फैंग को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। जैसे ही बिजली का सांप प्रकट हुआ, उसने अनगिनत ताबीज बिखेर दिए, साथ ही कई जादुई कलाकृतियां भी, जिनका वह शायद ही कभी उपयोग करता था, और ये सभी चीजें किन फैंग ने एक साथ फेंक दी। अग्नि में उड़ने वाली तलवार, 9 ड्रैगनों द्वारा उलझाई गई स्वर्ग की रस्सी, पृथ्वी आत्मा ढाल। शून्य में विभिन्न जादुई कलाकृतियां और ताबीज एक के बाद एक फट गए, जिससे एक दृश्यमान लहर उत्पन्न हुई। बारिश में किनारे खड़े होकर देख रहे किसान भी बेहद आश्चर्यचकित थे। कोर फॉर्मेशन चरण में प्रवेश करते समय उसे जिस विपत्ति का सामना करना पड़ा, वह उस विपत्ति से कहीं अधिक तीव्र क्यों थी जिसका सामना मैंने उस समय किया था। सामान्य साधकों की आपदाकालीन बिजली कुछ हद तक जुबान श्रेणी के जादुई हथियार का सामना कर सकती है, लेकिन उसकी आपदाकालीन बिजली सीधे जुबान श्रेणी के जादुई हथियार को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इस व्यक्ति में संभवतः अपार क्षमता है और इसने अपने भीतर कुछ असाधारण स्वर्णिम प्रतिभा को समाहित कर लिया है। भीड़ में चर्चा की गहमागहमी थी। कुछ लोग गंभीर दिख रहे थे, जबकि कुछ लोग खुशी मना रहे थे। अगर दूसरी बिजली की आपदा इतनी शक्तिशाली थी, तो वह तीसरी का सामना तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कई हजार मील के इस क्षेत्र में कोर फॉर्मेशन चरण के विशेषज्ञ की अनुपस्थिति का मतलब है कि उपस्थित अधिकांश विशेषज्ञों ने एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी को खो दिया है। जब सभी ने दूसरी विपत्ति के दौरान किन फैंग को संघर्ष करते देखा, तो उन सभी के चेहरे पर दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता के भाव थे। किन फैंग द्वारा उत्पन्न बिजली का प्रकोप उस समय उपस्थित लगभग एक दर्जन कोर फॉर्मेशन चरण के साधकों द्वारा उत्पन्न प्रकोप से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जब उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। शून्य में किन फैंग बिजली के प्रकोप का सामना करने के लिए अपनी भंडारण अंगूठी से चीजें निकालता रहा, साथ ही जब भी उसे खाली समय मिलता, वह रक्षात्मक मंत्रों का भी प्रयोग करता रहा। आखिरकार यह एक दिव्य श्रेणी की वस्तु है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। एक पल के बाद बिजली की दूसरी आपदा को सफलतापूर्वक रोक दिया गया, लेकिन नीचे मौजूद भीड़ की हंसी और भी तेज हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी सारी जादुई कलाकृतियां होंगी। वह वास्तव में 3 परम स्वर्गों की दूसरी विपत्ति से बच गया। तीसरी स्वर्गीय विपत्ति आने वाली है, उसका विनाश निश्चित है। भीड़ ने खुलेआम इस मामले पर चर्चा की। उनका अहंकारी लहजा इतना स्पष्ट था कि न केवल विपत्ति से गुजर रहे किन फैंग, बल्कि वोन्यू पर्वत पर मौजूद ताइजू और अन्य लोग भी उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। क्या आपको सच में लगा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं? किन फैंग ने आसपास की पर्वत चोटियों पर ठहरे कोर फॉर्मेशन चरण के साधकों पर उदासीनता से नजर डाली, फिर अपना सिर उठाकर शून्य में व्याप्त स्वर्गीय आपदा को एक बार फिर देखा। इस समय वह शून्य में खड़ा था, उतना ही महत्वहीन जितना कि विशाल सागर पर लगातार ऊपर नीचे होती एक अकेली नाव। लेकिन किन फैंग को बहुत राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दौर उसकी मुट्ठी में है। उसने अपनी असली ताकत छिपाने के लिए द्वितीय श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया था। अब स्वर्गिक सीढ़ी का अंतिम पड़ाव है, कुछ वास्तविक दिखाने का समय आ गया है। गड़गड़ाहट। सबकी निगाहों के सामने लेई युन ने तीसरा बिजली का सर्प छोड़ा। यह बिजली का सर्प 3 झांग लंबा था और जैसे ही यह बादलों से निकला, इसके चारों ओर अंतहीन बिजली चमकने लगी। भाई फैंग, क्या आप ठीक हैं? भाई, अगर सारे उपाय विफल हो जाएं, तो मैं अपने मरे हुए पिता से तुम्हारी मदद करवा लूंगा। ताइजू की आंखें लाल हो गई थीं और लू शियुवन भी चिंतित दिख रही थी। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। किन फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। उसके पीछे रखा झुक्सियन तलवार का डिब्बा, जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था और जो एक किताब के डिब्बे जैसा दिखता था, उससे एक आवाज आई।
क्लैंग, तलवारों का डिब्बा खुलते ही हजारों की संख्या में बैंगनी रंग के प्रकाश के धब्बे बाहर निकल आए। बिना किसी झिझक के किन फैंग ने तुरंत अमरवध तलवार संरचना में सबसे शक्तिशाली संरचना का उपयोग किया। अमर हत्यारा शैली। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 परम स्वर्गीय विपत्तियों में से अंतिम बिजली की विपत्ति सबसे शक्तिशाली होती है। इस समय शून्य में बिजली की चमक से आधा आकाश जगमगा उठा और समूहों में व्यवस्थित झुक्सियन तलवार संरचनाओं की श्रृंखला ने भी अपनी दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन किया। नीचे माउंट वोनियू पर हान तेजू बैंगनी तलवारों के निर्माण को देखकर अब चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने इन उड़ने वाली तलवारों की शक्ति देखी थी और उसे विश्वास था कि उनके पास तीसरी बिजली की आपदा को रोकने का एक बड़ा मौका है। पास ही खड़े शियाओ युन और लू शियुवेन ये सब देखकर दंग रह गए और यहां तक कि किनारे से देख रहे कई साधकों ने भी सदमे के भाव दिखाए। सभी को लगा था कि किन फैंग अपने अंतिम क्षणों में है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पास अभी भी इतनी जबरदस्त क्षमताएं होंगी। इसके अलावा ये तलवार संरचना स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है और कोई साधारण तलवार संरचना नहीं है। क्लिक, आकाश में बिजली की कड़कती हुई चिंगारियां निकली, फिर अचानक उसकी गति तेज हुई और वह जमीन की ओर तेजी से बढ़ी। किन फैंग ने गंभीर भाव से तुरंत अमरवध शैली का प्रयोग किया, लेकिन तलवार की संरचना सक्रिय होते ही वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। आंतरिक अवलोकन से किन फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके स्वर्णिम हृदय में समाहित भयानक आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो रही है। उसका संपूर्ण स्वर्णिम हृदय अब मंद और निर्जीव हो गया था, मानो हवा में जलती मोमबत्ती की लौ हो। मैं पहले ही कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंच चुका हूं, तो तलवार फॉर्मेशन से मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे खत्म हो सकती है। किन फैंग की आंखों में हैरानी के भाव थे, लेकिन इस समय अमरवध तलवार संरचना एक भिनभिनाहट भरी आवाज के साथ काम करना शुरू कर चुकी थी। पलक झपकते ही किन फैंग के चारों ओर हजारों बैंगनी रंग की उड़ने वाली तलवारें बन गईं। बस एक विचार से अनगिनत उड़ने वाली तलवारें बवंडर की तरह ऊपर मौजूद बिजली के सर्प की ओर दौड़ पड़ीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, शून्य से लगातार कई जोरदार टक्कर और चटकने की आवाजें गूंज उठी और बिजली की चमक ने सभी की दृष्टि को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। आपदाकालीन बिजली के सबसे करीब होने के नाते किन फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस तीसरी आपदाकालीन बिजली में निहित ऊर्जा तेजी से कमजोर हो रही थी। एक पल के बाद रेजर पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन अमर वध करने वाली तलवारों की संरचना ने अपनी आक्रमण मुद्रा बनाए रखी। केवल कुछ अमर वध करने वाली तलवारें क्षतिग्रस्त हुईं और उनकी चमक फीकी पड़ गई, लेकिन इससे तलवारों की संरचना के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शून्य में विपत्ति के बादल लगातार 3 दिव्य शक्तियों को बरसाकर अपनी शक्ति समाप्त कर चुके हैं, अब धीरे धीरे छंट रहे हैं। केवल आसपास के काले बादल ही बचे हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश के तेज होने के साथ साथ वे भी धीरे धीरे छंट रहे हैं। किन फैंग बड़ी मुश्किल से शून्य में खड़ा रहा, बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं और उसके दिल में गर्व की एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। आखिरकार मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया हूं। अमर वध तलवार गठन का उपयोग करने से आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है, लेकिन इसकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। किन फैंग की आंखों में उत्साह झलक रहा था। पंच सम्राट देव हत्या तकनीक को थोड़ा सा सक्रिय करते ही वह अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अपनी ओर एकत्रित होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसकी दृष्टि चारों ओर घूम गई और इस संघर्ष को देख रहे अधिकांश साधक भावहीन होकर चले गए। यहां तक कि वे लोग भी, जिनके मन में पहले बुरे विचार थे, अमर संहार तलवार संरचना की शक्ति देखकर वहां से चले गए। साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, सफलता के पूर्ण आश्वासन के बिना कार्रवाई करने की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है। हालांकि सबकी यात्रा शांतिपूर्ण रही, फिर भी कोर फॉर्मेशन चरण के प्रत्येक विशेषज्ञ के मन में गहरी बेचैनी थी। साधारण साधकों को बिजली के प्रकोप से पार पाने के लिए उच्च स्तरीय बिजली से बचाव के कवच और विभिन्न जादुई कलाकृतियों और खजानों की तैयारी करनी पड़ती है। आज तक किसी को भी बिजली के प्रकोप का सीधे सामना करने में सक्षम नहीं देखा गया है। इसके अलावा जिन फैंग की परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद उनकी जल्दबाजी भरी उपस्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह जिन फैंग की पहली परीक्षा थी और वह उसमें सफल रहे थे। भविष्य में इस दुनिया को एक और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कोर फॉर्मेशन स्टेज विशेषज्ञ मिल सकता है। इस समय शून्य में हल्की हल्की बारिश होती रही। भाई फैंग, कोर फॉर्मेशन स्तर में प्रवेश करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम अंततः इस साधना जगत में एक मजबूत मुकाम हासिल कर सकते हैं। हे गुरु, आपने अपनी विपत्ति को सफलतापूर्वक पार कर लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। माउंट वोनियू पर हान तेजू, शियाओ युन और बाकी सभी किन फैंग को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, लेकिन लू शियुबेन उदास दिख रहा था और लगातार कह रहा था कि वह जायंट एलिफेंट सेक्ट में वापस जाना चाहता है और लू किंगशान से एक सफलता प्राप्त करना चाहता है। यह महज एक संयोग था। किन फैंग मुस्कुराया और तुरंत शियाओ युन से अपने बगल में खुली जगह में आग जलाने को कहा। फिर वह पहाड़ के बाहर जाकर एक छोटा हिरण पकड़कर लाया और उसे आग पर भूनने लगा। चारों आग के चारों ओर बैठकर मांस भूनते, पीते और बातें करते रहे। शराब पीते समय किन फैंग अपनी वर्तमान क्षमता के अनुरूप ढलने का प्रयास भी कर रहा था। मूल निर्माण अवस्था को प्राप्त करने के बाद जब शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतराल होता है, तब साधना तकनीकों को सक्रिय किए बिना भी व्यक्ति धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। उसकी दिव्य चेतना 2 मील के दायरे में किसी भी स्थिति को आसानी से देख सकती है, लेकिन आभा को महसूस करने की क्षमता इससे भी अधिक होती है।
किन फैंग को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली चीज उसके दांतियान में तैरता हुआ 5 रंगों का सुनहरा कोर था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इसमें क्या खास बात थी, लेकिन यह निश्चित रूप से साधारण साधकों के सुनहरे कोर से अतुलनीय था। कुछ देर बातचीत करने के बाद जब लगभग सभी का खाना खत्म हो गया तो किन फैंग ने अपना ध्यान ताइजू की ओर मोड़ा और पूछा, क्या अंडरवर्ल्ड हॉल में कुछ हुआ है? ये सुनकर हान तेजू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए और उसने आह भरकर कहा, भाई फैंग, अब नेदरवर्ल्ड हॉल दीर्घायु तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। मैंने सोचा था कि एक बार जब हम अपनी शक्ति स्थापित कर लेंगे तो सभी मिलकर विकास और उन्नति के लिए काम करेंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि अधिकांश लोग नेदरवर्ल्ड हॉल को भविष्यहीन समझेंगे और बिना कोई प्रयास किए केवल काम पर आएंगे। इसके अलावा आसपास के इलाकों से कोर फॉर्मेशन चरण के अन्य साधक अक्सर लूटपाट करने आते हैं, जिससे संप्रदाय में व्यापक दहशत फैल जाती है। मेरे जाने के एक दिन से भी कम समय में नेदरवर्ल्ड हॉल के 2/3 लोग पहले ही जा चुके हैं। हान तेजू के चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी और अब उसके भावों में पहले जैसी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पाताल लोक पर अपना भरोसा खो दिया है। बाहरी दबाव बहुत अधिक है और अधिकांश आंतरिक कर्मचारी अभी भी कार्यरत रहते हुए बेहतर अवसरों की तलाश कर रहे हैं। कोई भी निराश महसूस करेगा। हमारे सामान किसने चुराए? वाइस हॉल मास्टर, मैं अपने पिताजी से उसे पिटवा दूंगा। लू शियुबन गुस्से से आग बबूला थी, जबकि हान तेजू ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और चुपचाप बैठा रहा, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। किन फैंग ने ताइजू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब जबकि मैंने कोर फॉर्मेशन चरण को पार कर लिया है, मुझे नेदरवर्ल्ड पैलेस में शीर्ष स्तर का योद्धा माना जा सकता है। आने वाले दिनों में आपको बस जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना का स्तर बढ़ाना होगा। जहां तक जनशक्ति की बात है, अधिक लोग होना लाभप्रद नहीं है, अभिजात वर्ग ही लाभप्रद है। भाई फैंग, इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर, क्या हम उन सबको यूं ही जाने देंगे? हान तेजू के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। हालांकि अब तक अंडरवर्ल्ड हॉल ने उन्हें कोई लाभ नहीं दिया था, लेकिन ये लोग या तो उन्हें छोड़कर जा रहे थे या उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे। क्या आपने प्रत्येक के लिए एक सूची तैयार कर ली है? हमने पहले ही हिसाब लगा लिया है। भाइयों, क्या हम सब मिलकर इन सब को खत्म कर दें? तभी ताइजू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। उन्हें तुरंत मौत देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उन्हें पछतावे और भय की कड़वाहट का स्वाद चखने दो। अपना क्रोध निकालने के बाद तुम उन्हें मार सकते हो। ये सुनकर ताइजू का उत्साह और भी बढ़ गया। वह पहले ही किन फैंग के इरादे को समझ चुका था। वर्तमान में नीदरवर्ल्ड हॉल का प्रभारी एक कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ है, जबकि अन्य संप्रदायों के नेसेंट सोल चरण के विशेषज्ञ सभी लिंगजों में हैं। अब से पाताल लोक का हॉल इस क्षेत्र में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। इस दौरान जो लोग यहाँ से चले जाएंगे वे अधर में लटके रह जाएंगे और निश्चित रूप से भयभीत हो जाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किन फैंग तुरंत अपनी गुफा में लौटकर अपना सामान समेटने लगा और फिर सर्वव्यापी असंख्य घटनाओं की तकनीक का उपयोग करके अपने पुराने अधेड़ उम्र के खुरदुरे आदमी के रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि वह अपनी पीठ पर रखी तलवारों की पेटी को नहीं बदल सका, इसलिए उसने उसे केवल एक आयताकार लोहे की पेटी में परिवर्तित किया और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। दोनों ने लकड़ी की आत्मा नौक को चलाया और तेजी से पाताल लोक के हॉल की वर्तमान दिशा की ओर बढ़ गए। किन फैंग की भी अपनी योजनाएं थीं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में प्रवेश करने के बाद मुझे अपनी साधना को मजबूत करने और अभ्यास के लिए कुछ नए मंत्रों और जादुई कलाकृतियों की तलाश करने की आवश्यकता है। ये समय अंडरवर्ल्ड हॉल का प्रभार अपने पास रखने और कुछ लोगों को प्रशिक्षित करने का अच्छा अवसर है। एक बार जब अंडरवर्ल्ड हॉल का पोषण हो जाएगा तो यह मुझे मिस्टी रेन पवेलियन के अलावा एक और तुरुप का पत्ता दे देगा।